और इस बिजनेस पे बहुत कम लोग सोचते हैं कि ये गंदा बिजनेस है, ये पढ़े लिखों का बिजनेस नहीं है। मैं तो सोचता हूँ, मैं आपको एक मतलब बहुत सीक्रेट बात बताता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पहले ये काम क्यों नहीं किया जॉब करने के। मतलब मेरा अच्छा खासा पैकेज था एक टेलीकॉम इंजीनियर का। देखिए मैं तो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर किसी के लिए तो बिजनेस फिजिबल नहीं है, पर जिनके लिए बिजनेस फिजिबल है उनको करना चाहिए। इसके दो कारण मैं बताता हूँ। पहला ये, आप जितना काम करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ये बिजनेस मैं अपने बच्चों को हैंड ओवर कर सकता हूँ यदि वो करना चाहे तो, नहीं तो एक अलग बात है। पर मैं अपने बच्चों को या किसी रिलेटिव को, किसी को तो मैं हैंड ओवर कर सकता हूँ। पर क्या मैं अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री की जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई जॉब मैं अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता। आप जितना भी भैंस करें, गाय का डेयरी करें या भैंस का डेयरी करें, बुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये कई भैंसें ऐसी हैं कि साइलेंट हीट पे आती हैं, वो किसी को पता नहीं चलता कि ये भी हीट में है, लेकिन इसको पता चल जाता है। इसको हम क्या करते हैं ना, जैसे अभी भैंस ढीलेंगे ना तो इसको छोड़ते हैं पहले, तो ये सब सूंघ के सबको देख लेता है क्या कैसा है और क्रॉस करता है। मतलब मेरे हिसाब से तो 40% का बिजनेस है ये। मतलब आप 100 रुपये लगाएंगे तो 140 रुपये आपको मिलेगा। अब आप देखिए कौन सा ऐसा बिजनेस है जो इतना बेनिफिट देता हो? कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। ये बरसात के समय में कट्टी का स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने ये नहीं करके रखा है तो आप थोड़ी मुश्किल में हो सकते हैं बरसात के समय में। पहला मतलब ऐसे खोल करके सारे दाना, जैसे बिनौला हो गया, सरसों हो गया, चना फल्ला हो गया, चना चुन्नी हो गई, मक्का चुन्नी हो गई। मतलब जब मैं फर्स्ट लॉट में भैंस लेके आया था ना, मतलब कितनी धांधली होती है मैं आपको बताता हूँ। आपको हर एक जगह पे आपको रखना पड़ेगा। मैं फर्स्ट लॉट में लेके आया, 2 अलग जगह से गाड़ी लोड होना था, तो मैं बोला मैं इसको यहाँ पे करा लेता हूँ और दूसरी जगह से फिर चलूँगा मैं। तो व्यापारी जो था ना, वो दलाल जो बीच में था, वो मेरे के साथ धोखा कर दिया। मैं वहीं खड़ा था। तो ये देखिए, ये है बरसीम और फर्स्ट क्लास की बरसीम। ये नेपियर का मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी एक्सपर्ट्स बोलते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता दूंगा, व्हाट्सअप भी दूंगा। और देखिए ये भी 1 महीने का नहीं है, ये अभी 1 महीने का नहीं है। और ये है, आपको दिख रहा है, ये है अजोला। बस 10 दिन में आप देखिए पूरा तैयार। और रोज इसी में ही मैं मतलब इसमें निकलता था करीबन 30-32 किलो। मैं एक ही टैंक से निकालता हूँ डेली। इससे क्या है कि मतलब दोपहर के समय पे जो गर्मी रहती है ना, ये देखिए बंद हो गया ना, अभी ऑटो कट हो गया। गर्मी जो रहती है ना, वो गर्म नहीं रहेगा। बैंक ने बोला कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाओ, और बैंक ने फिर मुझे इसके लिए 18 लाख रुपए का लोन दिया। तब हमारे दादाजी बोलते थे इंटेलिजेंट और स्मार्ट 2 अलग अलग होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं जो उनके साथ जो घटना घटती है फिर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। स्मार्ट वो होते हैं जो दूसरों को देख लेते हैं और फिर वो अपने में, हाँ भैया ऐसा नहीं करना है। तो आप स्मार्ट वर्कर बनिए, स्मार्ट बिजनेसमैन बनिए, स्मार्ट मतलब फार्मर बनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। आप देख रहे हैं इसमें 43 भैंस है। और जगह की ये बात करें तो ये गांव कौन सा है सर? मोतीपुर पाटन तहसील में आता है। पाटन तहसील में आता है। मोतीपुर है, पाटन तहसील में आता है। और जिला जो है दुर्ग है। और ये जो जगह है बिल्कुल रायपुर से करीब का है। रायपुर यहाँ से 11 किलोमीटर पड़ता है। 11 किलोमीटर पड़ता है रायपुर यहाँ से। और डेयरी का नाम क्या है सर? जगत डेयरी। और आपका नाम सर? मैं जयेश उपाध्याय। अच्छा। और सर इससे पहले क्या व्यवसाय करते थे? मैं व्यवसाय तो नहीं, मैं नौकरी करता था। मैं इंजीनियर हूँ, मैं टेलीकॉम इंजीनियर था। अच्छा। और कब से चल रही है डेयरी? ये जुलाई 2019 का ही। तो चलिए पूरा मैनेजमेंट डिटेल के साथ समझेंगे। समझ सकते हैं कि एक इंजीनियर आदमी नौकरी छोड़ने के बाद डेयरी कर रहा है, मतलब मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग होगा। क्योंकि इंजीनियरों का जो डाटा है, डाटा मैनेजमेंट करने की जो कैपेसिटी है या टेक्निक है, वो बहुत बेहतर होती है। तो पूरा डाटा मैनेजमेंट भी हम आपको समझाएंगे, साथ में दाने पर बात करेंगे, दूध पर बात करेंगे, और छत्तीसगढ़ में भैंसों के रखरखाव पर भी बात करेंगे, जो ज़्यादातर अमूमन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए डिटेल से बात करें। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, नौकरी छोड़ के ये करने का इरादा कैसे आया? पहला सवाल यही बनता है। नौकरी छोड़ करके ये काम करने का इरादा मुझे इसलिए आया कि बाकी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका रिटर्न मुझे कुछ दिनों के बाद मिलता है। पर डेयरी फार्मिंग का मेरे को ऐसा लगा कि इसका जिस दिन मैं पैसा लगाऊंगा और मेरे पास मेरी भैंसें यहाँ आ जाएंगी, तो उसके दूसरे दिन से मुझे पैसा मिलना शुरू होगा। तो पैसा हाथ में आता है तो दिमाग आता है, और दिमाग आता है तो काम अच्छे से चलता रहता है। तो इसलिए मैंने यही इस काम को किया। और ये फूडिंग सिस्टम है, तो इसका बिजनेस तो कभी बंद होने वाला नहीं है।
और इसमें कोई रिसेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए मैंने इसको ही डेयरी फार्मिंग को समझा, और मेरा यहाँ खेत का थोड़ा सा लगाव भी था, तो मैंने इसलिए इसको डेयरी को प्रेफर किया। अच्छा सर, और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, गाय और भैंस में आपने भैंस को चुना है, इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह ये है कि मुझे जो रिटेल बिजनेस पे जाना नहीं था, और भैंसों के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी बीमारी बहुत कम होती है। ये थोड़ा सा मतलब रफ टफ एनिमल्स हैं, तो इनके हर एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे ये सब भैंसें हरियाणा की हैं, तो वहाँ से यहाँ में बहुत अंतर है, पर यहाँ आकर के इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो इनको कोई बीमारी नहीं होती, कोई कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होता, तो इनका ज़्यादा मेंटेनेंस में एक्सपेंस नहीं होता है। इसलिए मैंने भैंसों का किया, और इसका दूध भी बहुत आराम से और बहुत ईजी बिक जाता है, तो वो इस मार्केटिंग की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए दो कारण ऐसे थे इम्पोर्टेंट, इनके कारण मैंने भैंस का डेयरी रखना प्रेफर किया। अच्छा सर, एक चीज़, अब बात हरियाणा की और छत्तीसगढ़ के बीच की चली है, तो एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, जो हमारा पूरब का एरिया है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है या झारखंड के छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र हैं, तीनों का माहौल एक है और लोग भी अमूमन एक ही तरीके से सोचते हैं, एटमॉस्फेयर भी एक है, मिलता जुलता है। तो दोनों क्षेत्र में भैंस पालन, गाय पालन यानी कि डेयरी में क्या भिन्नता है पश्चिम और पूरब में? सबसे बड़ी तो मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर ब्रीड पे कोई ध्यान नहीं देता, नस्ल पे कोई ध्यान नहीं देता। एक अच्छी नस्ल का जानवर जो है आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। अमूमन जो हम देसी नस्ल की बात करते हैं, अब हर आदमी वही नस्ल पे ध्यान नहीं देता है, और उनके पास वो देसी नस्ल के जानवर हैं, तो देखते हैं कि यार इसमें तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। वो 4-5 महीने के बाद उनका ड्राइव में आ जाती हैं, और ये हमारा 10-10 महीने तक चलती है भैंसें। तो इसके कारण हमको जो बेनिफिट 5 महीने में ख़त्म हो जा रहा है, मेरा वो 10 महीने तक एक्सटेंड हो रहा है। तो यदि ये लोग ब्रीडिंग पर ध्यान दें, नस्ल पे ध्यान दें, गवर्नमेंट अभी थोड़ी कर रही है, परंतु यदि ये नस्ल पे ध्यान दे तो ज़रूर ना तो हरियाणा और ना ही छत्तीसगढ़ में कोई अंतर है। सब तो यही, अब हम बुल यहाँ पे हमारे पास है, हमारे पास ये भैंसें हैं, अब हम यहीं पे क्रॉस करा रहे हैं, तो अब हमारे जो नए काफ आ रहे हैं वो सब एनिमल मतलब मुर्रा नस्ल के ही आ रहे हैं। तो एक नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसपे मतलब गवर्नमेंट को भी और लोगों को ध्यान देना चाहिए। चाहे वो देसी गाय हो, चाहे वो देसी भैंसें हो, उनमें ज़्यादा दूध नहीं होता, उनका मैक्सिमम 4 किलो 5 किलो से ऊपर नहीं आएगा, परंतु इनका तो एवरेज 10 किलो रहता है। तो सोचिए कि भूसा कट्टी भी उतनी खाना है, दाना भी उतने ही खाना है, उतने खाने में आपको 5 किलो का दूध और उतने ही खाने में आपको 10 किलो का दूध। आदमी काम जो करते हैं उनका पैसा तो वही लगेगा। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है जो देसी नस्ल के रहते हैं उनमें ज़्यादा हो जाता है, मतलब जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो बहुत मतलब कम रहता है, और इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़िया है हमको। मतलब हमारा जो मतलब मनी मार्जिन है वो 10 महीने तक हमको मतलब अच्छे से बेनिफिट मिलता रहता है। इसलिए मैं यही सोचता हूँ और यही बोलता हूँ कि वो लोग नस्ल पे ध्यान दें तो ज़रूर अच्छा काम होगा। अच्छी नस्ल, अच्छा प्रोडक्टिविटी। तो जब अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी तो लोग इस पर ध्यान देंगे ही। अभी आप किसी भी एरिया में जाएं, किसी से भी बात करें, तो ये सब इसको बोलते हैं खटाल। यहाँ खटाल डेयरी कोई नहीं बोलता, बहुत कम। और इस बिजनेस पे बहुत कम लोग सोचते हैं कि ये गंदा बिजनेस है, ये पढ़े लिखों का बिजनेस नहीं है। मैं तो सोचता हूँ, मैं आपको एक मतलब बहुत सीक्रेट बात बताता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पहले ये काम क्यों नहीं किया जॉब करने के। मतलब मेरा अच्छा खासा पैकेज था एक टेलीकॉम इंजीनियर का, और जब मैंने इसमें आया तो हाँ थोड़ा सा बिजनेस स्टैंड अप होने में तो टाइम लगता है, परंतु जब स्टैंड अप हो जाता है तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। इसको चाहे वो मतलब मैं हरियाणा से ज़रूर लेके आया, पर मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर आप जितने भी लोग हैं, मेरे साथ अभी 4-5 लड़के और काम कर रहे हैं जो हमारी जैसे ही हैं, जिन्होंने छोड़ कर काम किए और अच्छा कमा रहे हैं, तो कोई नहीं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, कोई भी हो, नस्ल पे ध्यान देगा तो बहुत बढ़िया ये बिजनेस है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं जो व्यक्ति का या समाज का या क्षेत्र का मानसिक सोच है, उसके चलते दिक्कत हो रहा है। मौसम का उतना इफेक्ट नहीं है। नहीं, मौसम का बिल्कुल इफेक्ट नहीं है। हाँ, गायों में जो गाय का डेयरी करते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे जो ठंड एरिया में जैसे एचएफ वगैरह, एचएफ है, ये थोड़ा सा ठंड मौसम में करते हैं, लेकिन उसके लिए सब ये फॉगर वगैरह सिस्टम बना सकते हैं। आप ऐसा शेड बना करके काम कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यदि आपको करना है ये काम, इसको आपने बहुत सीरियसली लिया है और इसमें बेनिफिट आप चाहते हैं, इसमें
मतलब मेरे हिसाब से तो 40% का बिजनेस है ये। मतलब आप 100 रुपये लगाएंगे तो 140 रुपये आपको मिलेगा। अब आप देखिए कौन सा ऐसा बिजनेस है जो इतना बेनिफिट देता हो, कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता। सब 20% 25% का बिजनेस होता है, परंतु ये है 40% का बिजनेस। अब 40% बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, आउट ऑफ द वे में जाके काम करना ही पड़ेगा। तो वही बोला कि यहाँ का कोई मौसम कोई फर्क नहीं है, सब मौसम में यही सब तो काम कर रही है। वहां से लेके आया तो जबकि मैं पिछली बार जो लेके आया, जब यहाँ पे इस मौसम को अडॉप्ट कर लेना, उससे बेटर रिजल्ट दिया इन्होंने। अच्छा। उससे बेटर रिजल्ट दिया। तो हाँ, ये है कि जैसे कुछ एनिमल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, पर वो 1-2% तो सब जगह है। ये लाइव स्टॉक है, इसमें तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैकेनिक मतलब मशीन के हिसाब से बटन दबाया इतना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। ये लाइव स्टॉक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर इसका मार्जिन 95% से नहीं, 95% आपको बिल्कुल अप टू द मार्क। तो ये चीज़ है, इसलिए है ना। अच्छा, और सर जैसे बोल रहे हैं कि नौकरी पहले छोड़ के डेयरी क्यों नहीं चालू किया? मैं भी कई बार बोलता हूं कि जो आज कर रहा हूं मुझे पहले कर लेना था। और समय रहते सुधार कर लेते हैं, उसमें समझदार लोग समय रहते ही सुधार कर लेते हैं। एक बात इसमें बताता हूँ। देखिए, मैं तो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर किसी के लिए तो बिजनेस फिजिबल नहीं है, पर जिनके लिए बिजनेस फिजिबल है उनको करना चाहिए। इसके 2 कारण मैं बताता हूँ। पहला, ये आप जितना काम करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, ये बिजनेस मैं अपने बच्चों को हैंड ओवर कर सकता हूँ, यदि वो करना चाहे तो, नहीं तो एक अलग बात है। पर मैं अपने बच्चों को या किसी रिलेटिव को, किसी को तो मैं हैंड ओवर कर सकता हूँ। पर क्या मैं अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री की जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई जॉब मैं अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता। पेंशन के बाद एंड। और एक समय के बाद मेरे फादर जब रिटायरमेंट हुए तो उनको लगा मैं क्या करूँ। तो यही एक चीज़ है कि मतलब, लेकिन बिजनेस में रहते तो कोई रिटायरमेंट नहीं। तो यही एक बिजनेस एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें मतलब छोटे छोटे, मतलब यदि आप बहुत बड़ा लार्ज स्केल में इंडस्ट्री नहीं खोल सकते तो छोटे बिजनेस आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो मेरा डेयरी फार्मिंग का सिर्फ यही उद्देश्य था कि करने का, कि इसमें मुझे इमीडिएट पैसा मिले, इसलिए मैंने ये काम किया। नहीं तो और भी बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जो कि मैं अभी यहाँ की ये मेरा प्रोजेक्ट अभी थोड़ा ऑलमोस्ट स्टेब्लिश होने वाला है। तो मैं बाद में और एक प्रोजेक्ट डालूंगा, ये फ्लाई एक्स ब्रिक्स का, वो एक अलग है। परंतु आप जब काम करेंगे तो आपका दिमाग इसी तरह से दौड़ता रहेगा। और जॉब में ऐसा था कि बस 9-5 का काम था, मंडे टू फ्राइडे आपको ऑफिस जाना है और फिर घर आना है, बस वही एक रूटीन। तो सर नौकरी कितना साल किए हैं? मैंने नौकरी 2003 से लेकर के 2019 तक किया, ऑलमोस्ट 14-15 साल। और नौकरी में भी मैं बहुत एंजॉय किया, पर उससे ज़्यादा एंजॉय मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसमें मैं बच्चों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, अभी बच्चे मेरे साथ पूरा समय गुजारते हैं, तो बढ़िया लगा मुझे ये। अच्छा, ठीक है सर। और ये फोक सिस्टम लगा है ना सर ऊपर? हाँ, फैन है। डेयरी फार्मिंग करने वालों को मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे आपके माध्यम से, आपके चैनल्स तो बहुत सारे लोग देखते हैं, और स्पेशली छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एक ही क्लाइमेट को बिलोंग करता है। तो देखिए, डेयरी फार्मिंग करने के लिए मैं आपको कई चीज़ें हैं। जैसे एक भैंस को आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। ये एक भैंस है, ये नीली रावी करके है, ये पाकिस्तानी नस्ल है, नीली रावी। इसका दूध जो है वो जैसे जैसे लैक्टेशन बढ़ते जाते हैं वो बढ़ता है, और अभी 14-15 के आसपास रहती है। अब बताइए, ये भी उतना ही खाना खाएगी जितना एक देसी नस्ल की भैंस खाएगी, उतना ही जगह घेरेगी जितना एक देसी नस्ल की भैंस नस्ल घेरेगी। सब कुछ नहीं है, परंतु वो 3 भैंसों के बराबर ही एक काम कर रही है। आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, स्पेस, हर चीज़ की कीमत है सर। आप ये मैं रखा हूँ ना, इसकी भी कीमत है। मैंने इसको बनाया है तो इसकी कीमत है। और कोई भी हो, चाहे गांव का आदमी हो चाहे कुछ भी हो, 10 जानवर रखेगा उसको कोई फायदा नहीं होगा तो क्यों रखेगा, वो भी झल्ला जाएगा। तो यही एक बोलता है कि एक नस्ल चीज को रखे हो ना तो बढ़िया है। ऐसे बहुत सारे उधर की जो भैंसे हैं वो सब ऐसे हैं कि सब 15-15, वो जैसे वो ऐसे जिसकी नीचे है ना, ऐसे नीचे वो मेटी बोलते हैं। अच्छा। वो उसका भी 15 के आसपास दूध है, 15 लीटर वो पूरा दिन भर में। तो एक अच्छी नस्ल का भैंस रखने से यही है कि आपका स्पेस, मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब जो उनका खाने का काम, ये कम होगा और दूध ज़्यादा होगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए जब पैसा आता है ना तो ही दिमाग आता है। तो पैसा आएगा तो बोले हाँ ठीक है यार, ये धंधा बढ़िया है। अब आप छोटी छोटी ऐसे नस्लों को भैंस रख लोगे, फिर आप बोलोगे कि इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान है, इसमें ये है वो है, तो फिर कहाँ से काम चलेगा। तो ये अब ये बताता हूँ,
अब मुख्य चीज़ है डेयरी के रखने के लिए 3-4 चीज़ें, जो कोई डेयरी व्यवसाय करना चाहे तो पहला चीज़ ये करना चाहिए कि डेयरी के लिए शेड होना जरूरी है। शेड होने का फायदा ये होता है कि ये बीमार नहीं होते हैं। बीमार नहीं होंगे तो इसके 2 फायदे, पहला ये मेडिकल एक्सपेंस नहीं होगा, दूसरा ये जो भैंस बीमार हो जाएगी उसका दूध भी कम हो जाएगा। एक तो नुकसान और दूसरा एक्सपेंस, डबल मार हो जाती है। तो शेड होने से ना इनके जो मतलब जैसे ठंड, बरसात और गर्मी, ये दोनों से बच जाते हैं, तीनों से बचते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो शेड बहुत जरूरी है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे डेयरी फार्मिंग कर गए हैं लोग, और उन्होंने मतलब ऐसे ही ओपन शेड में रखे हैं। फिर आप इन्हीं को आप इंजेक्शन वगैरह देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, फिर वही दूध जाता है मार्केट में, वो सब सही नहीं रहता। तो वो नहीं करना चाहिए। तो एक शेड बनाइए। शेड के लिए कैसे भी कर सकते हैं आप, अपना दिमाग लगा करके, क्योंकि कोई ऐसा फिक्स फार्मूला नहीं है, दिमाग का कोई फिक्स कुछ भी बढ़िया से। और आजकल के गांव के भी लड़के जो है ना बहुत दिमाग लगाते हैं। तो मैंने तो इस तरह से सेट बनाई, ये सब मेरा अपना ही बनाया हुआ डिजाइन का है। तो मैंने सेट बनाया, ये सीमेंट सीट है, मतलब वो वाला क्या प्रोफाइल सीट नहीं है, तो उससे बहुत गर्मी रहती है। आप बाहर का टेम्परेचर देखिए, अभी तो आप सुबह आए हैं, आप दोपहर में आएंगे तो बाहर का जो टेम्परेचर है और ये अंदर के टेम्परेचर में 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस है। हम अपने रहने के लिए तो नॉर्मल सीट लगाए हैं, पर यहाँ का जो एवरेस्ट का जो टॉप क्वालिटी का सीट आता है वो लगवाया हूँ, ताकि मतलब इनको क्या ना हो, गर्मी ना लगे। तो बाहर से अंदर का, जब बाहर 40-45 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो फिर भी यहाँ पर 37-38 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। फिर मैंने ये फॉगर लगाया, फैन लगाए। तो इससे क्या होता है कि एनिमल्स जो है ना उनको मतलब एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो बीमार नहीं होंगे तो दूध भी उनका बढ़िया रहेगा, क्रॉस भी हीट में सही समय पे आएंगे उनको। मतलब हम बोलते हैं कोई एक भैंस ऐसी नस्ल को जो एक साल वाली हो, 1 साल का मतलब किस समझ रहे हैं, डे 1 में वो जैसे मान लो डिलीवर होता है, तो डे मतलब दूसरा साल आते आते, मतलब जब दूसरे साल का पहला दिन हो उसके पहले वो जम जाए। अच्छा, यही डेयरी का सबसे बेस्ट फार्मूला है। आपके जितना कम ड्राई में रहेंगे ना उतना सक्सेस आपकी डेयरी है। ड्राई में रहेगा तो फोकट में खाएगा, फोकट खाएगा तो क्या मतलब आपका तो पैसा जाएगा ना, फिर आप सोचेंगे यार इसमें कोई फायदा नहीं है। तो डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे बढ़िया पहले शेड, फिर आप कर सकते हैं तो फिर ये यदि आप, मैं बता रहा हूँ, मैं अपने घर से एक भी पैसा नहीं लगा शुरू में जो लगाने के बाद, बाकी मैंने फर्स्ट टाइम लगाने के बाद मैं जो कुछ भी आया मैं डेयरी का एक्सपेंस डेयरी में ही लगाया हूँ। तो थोड़ा फिर धीरे से पंखा लगा लीजिए, एक ही बार में मत करिए, एक थोड़ा पंखा लगा लीजिए, फिर फॉगर लगा लीजिए। अब ठंड में फॉगर मत लगाइए, आप बरसात गर्मी जब आए तब फॉगर लगाइए। तो थोड़ा धीरे करके आप एक्सपेंस करते रहिए और उसका पैसा उसमें लगाइए, मतलब रोटेशनल में रखिए। इससे क्या होगा कि आपका डेयरी जो है ना पूरी तरह से एक ही दिन में तो नहीं, पर कम से कम 6 महीने साल भर के अंदर में आपका डेयरी कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को तो 2 साल लगे इसको करते करते। तो इसलिए ये बोल रहा हूँ कि हाँ, फिर आप देखिए डेयरी में अभी साफ सफाई नहीं हुई है, इसलिए पूरा ये इधर गंदगी दिख रही है। जब ये साफ सफाई हो जाएगी तो कहीं पर भी पानी आपको नजर नहीं आना चाहिए, मतलब सूखा रहे। सूखा रहने से क्या है, मच्छर वगैरह नहीं, आप यहाँ पे खड़े आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, है ना, तो मच्छर नहीं रहेंगे, मतलब एक साफ एनवायरनमेंट रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना डेयरी सेट बनाए या डेयरी का जब काम करें ना तो जरूर करें। ये स्टार्टिंग में ही आपको फायदा नहीं देगा, पर ये लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल चीजें हैं। आपके जानवर बीमार नहीं होंगे, आपको एक्सपेंस नहीं होगा, कोई चीज यहाँ से आराम से जा सकते हैं। बछड़े भी रखने के लिए इधर व्यवस्था बनाया है मैंने। बछड़ों को इधर रख सकते हैं ना सर? मैंने क्या किया था, जब मैंने पहले मेरा सेट दूसरे तरीके से था, जो मैंने लोकल लोगों से बनवाया जब यहाँ पे, तो मेरे जो ये था ना यहाँ पे था, ये नाली यहाँ थी। अब नाली यहाँ हो गई तो बछड़े यहाँ बांध नहीं सकते थे। बछड़ों बांधने के लिए मेरे को वहाँ दूर ले जाना पड़ता था। अब इतने सारे जानवर, कौन सा बछड़ा किसका ये समझ में नहीं आए, वो पैर उठा रही है, ये कर रही है। अब हम उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते थे, फिर भी समझ में नहीं आया। फिर अब हमने क्या किया, वो भैंस का बछड़ा इधर, सबका अपना अपना बना दिया। अच्छा, जिसका बछड़ा है वही पे बांधे। तो किसी को अभी आदमी बदल गए तो अब पहचान बदल गई कि अरे कौन सा बछड़ा किसका है। इसलिए हमने ऐसा व्यवस्था बनाया और बीच से इनका पानी मतलब इनका मलमूत्र जाने का व्यवस्था बनाया। तो आप कहीं पर भी आपको पानी का स्टोरेज नहीं मिलेगा। बरसात का ही पानी आता है, यहाँ से निकलता, मान लीजिए इशारा है ना, ऐसे निकला और ये से बाहर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको विशेष तौर से करना चाहिए। सर, ये जो शेड है आपका, इसका साइज क्या है और इसको बनाने में कॉस्टिंग क्या आई है? देखिए अभी तो कॉस्टिंग तो अभी का मेरे को जो कॉस्टिंग आई थी वो 5 लाख के आसपास आई थी, मतलब आधा सेट बनाने के लिए। और दूसरी बार भी कुछ उसी के बाद 10 लाख के आसपास मेरा पूरा सेट बन गया था। तो मैं भी बोल रहा हूँ ये स्टार्टिंग में आपको नहीं करना है। आप सोचोगे कि 10 लाख रुपए का मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं तो भैंस कहाँ से लाऊंगा? नहीं,
थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। पहले आप सेट नीचे का फ्लोर बना दीजिए, ये कर दीजिए। अब हर समय में तो इतना धूप नहीं रहता है, तो मान लीजिए उस समय धूप नहीं है तो आप थोड़ा पिलर बना के खड़ा कर दीजिए, फिर ये बना दीजिए। एक साथ 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना एक गांव के किसी भी मतलब साहूकार के अलावा बाकी इतना आसान नहीं है। 10 लाख रुपए बहुत होते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप में जहां पे जरूरत हो उसी समय आप कर दीजिए उसको। ऐसा नहीं कि आप पहले मतलब ये एक दिन का बताया ना आपको, एक दिन काम नहीं है, 2 साल लगे ये सब करते करते। तो कभी मैंने सेट बना दिया, कभी मैंने जाली मतलब ये जो एंगल्स लगा दिए, फिर सीट लगवा दी, ऐसे काम किया मैंने। तो एक साथ में आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आपको लगेगा यार ये तो मतलब पूरा पैसा खर्चा तो उसमें चला गया। आप धीरे धीरे, पहले फ्लोर बहुत जरूरी है, फ्लोर बना लीजिए। हाँ, लेकिन आप जो भी डिजाइन करिए, जो भी बनाइए, ऐसा डिजाइन बनाइए कि ताकि उसमें बार बार मॉडिफिकेशन ना करना पड़े। यदि आप बार बार मॉडिफिकेशन कर रहे हैं मतलब आप उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो आपका ही नुकसान हो रहा है। ये मेरा जो शेड है ना, ये इधर का इधर 30 फीट है, मतलब चौड़ाई 30 फीट है और लंबाई 80 फीट है। तो क्या होता है ना कि एक जानवर जो है ना 8 फीट का होता है लगभग, तो ये यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है, ठीक है। तो ये जो 10-11 फीट है ये, तो क्या है वो खड़े होते हैं और उनके पीछे जैसे थोड़ा सा गोबर बीज कर सकेंगे तो स्पेस बना रहता है। मतलब ऑप्टिमम स्पेस हम यूज करना है हमको। ऐसे थोड़ी ना कि बहुत बड़ा बना देंगे तो भी हमको एक्सपेंस हो जाएगा, एंगल का खर्चा, ये सीट खर्चा, ये सब चीजें, कंक्रीट का खर्चा, ये सब आ जाएगा। तो इनको ऐसा करना है कि 8 से 8 फीट ये, तो इधर से इधर के 13 फीट है, उधर से उधर 13 फीट है, बीच में ये हमारा जो है टाँका बना हुआ है ये 4 फीट का है। अच्छा, ये टाँका का भी देखिएगा, ये टाँका कुछ अलग टाइप का है। ये देखिए, ये है ऐसा है ना, एक जानवर दूसरे जानवर का नहीं खा पाएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये इसका नहीं खा पाएगा, ये इसका नहीं खा पाएगा, ये इसका नहीं खा पाएगा। अच्छा, जिग-जैग बनाया है, ठीक है। इससे बेटर ये होता है कि आप जिसको जितना देना चाहते हैं, क्योंकि सबका जो खाना है ये लंगर हट सिस्टम तो है नहीं, हमको उनके मिल्किंग के आधार पर देना पड़ता है। जैसे कोई, अभी आप इसको पकड़िए। हाँ, आइए। क्या है, जैसे कोई जानवर जो है कम दूध दे रहा है तो उसको कम, जो ज्यादा दूध दे रहा है उसको ज्यादा। फिर जैसे जो ड्राई में आ गया है, अब जो गाभन है उसको थोड़ा उसके हिसाब से देना है कि जैसे अबाउट टू डिलीवर है, डिलीवरी करने वाली है, तो हम उसको कट्टी कम करते हैं, मतलब भूसा कम करते हैं और दाना बस देते हैं, न्यूट्रिशंस बस देते हैं, क्या पेट नहीं फूलना चाहिए। तो उसके हिसाब से, अब वो ज्यादा खाना खा लेगी तो भी प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से आप कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे पैटर्न में यदि आप बनाते हैं तो। ये भी मतलब बहुत अच्छा तरीका है जिसका जिग-जैग करके बनाने का, कि ताकि आपका जो जानवर एक दूसरे का खाना ना खाए। आपको जिसको जितना देना है आप दे सकते हो, नहीं तो यदि आप इसे सामने रहेगा तो उसको खींच लेगा, उसको खींच लेगा। जो ताकतवर होगा वो ज्यादा खा लेगा, जो कमजोर होगा नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। कुछ जानवर, कुछ मैं आपको भैंस बताता हूँ जो दूसरे नंबर पे है उधर की भैंस, वो बहुत धीरे खाती है, बहुत अच्छा दूध देती है। और एक और भैंस है जो कम दूध देती है उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन इतना जल्दी खाना खा लेती है कि कुछ मत पूछिए। तो सबका ऐसे जैसे इंसानों में होता है ऐसे उसमें भी होता है, उससे भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये सर 2 मिनट, ये इस तरीके से बोल रहे हैं ना, ये इसका होगा। हाँ, इसका एक्चुअल में क्या होता है कि भैंसों के बछड़े जो है ना थोड़ा सा मतलब बहुत लंबा बचते नहीं है, बहुत कम बचते हैं। हमारी डेयरी में तो आपको बहुत सारे दिखेंगे, पर जनरली जो है इनका थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया तो इनकी डेथ हो जाती है। हाँ, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका 20 बछड़े हैं तो 12-13 ही बच पाते हैं, उनको कृमि हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। अब उनको जैसे तुरंत दिए हैं तो उनको इंजेक्शन वगैरह दे नहीं सकते, दवाई से दे नहीं सकते, जितना उनको दवाई दे करके बचा सकते हैं तो ऐसा करते हैं। तो बछड़ों भैंसों में क्या होता है ना, एक बछड़ा जो है ना कई भैंसों में भी लग जाता है। अच्छा, भैंसें ज्यादा वो करती नहीं है, क्या दिक्कत नहीं करती गाय के रिस्पेक्ट में। अब ये किसी और का भी होगा, मुझे तो पता नहीं है। तो जैसे अभी ये देखिए, ये इसका नहीं होगा, हो सकता है किसका हो, वो उसको भी मतलब लगाने में मदद सहायता कर देता है। अच्छा सर, एक आप दिखा रहे थे वो भैंस पीछे रह गई क्या? जैसे आइए ना, वो जो दिखा रहे थे पाकिस्तान की नस्ल है, बोल। हाँ, ये सब मुगल नस्ल की है, नीली रानी है। तो सर ये जो लाए होंगे जब हरियाणा से, इसको जब हरियाणा से लाए होंगे, कहाँ से लाए? हरियाणा? हाँ, करनाल से लाया था मैं। करनाल से। तो क्या कॉस्टिंग पड़ी होगी उस वक्त? मुझे वहाँ पे पड़ी थी 92,000 की। नहीं, ये तो 85,000 की पड़ी थी। एक्चुअली में क्या था ना, जिस किसान के यहाँ से गया था मैंने लेने के लिए ना, उसके पास बहुत सारे जानवर हो गए थे और रखने की जगह नहीं थी, और जुलाई के समय में था तो बरसात आने वाली थी, तो उस बेचारे ने फिर इसको 85,000 में मुझे दे दिया। और आपको बता दूं, इसमें हम ये फोगर चला के भी दिखाएंगे
और सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। और सर ने पीछे नेपियर भी लगाया है, बरसीम भी लगाया है, वो भी समझेंगे। समझने को ज्यादा मिल सकता है, वीडियो की लंबाई अधिक हो सकती है। तो हाँ, इसमें दो तीन चीजें हम देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि डेयरी में शेड बनाना है। अभी डेयरी का हमने आपको एक ही बात बताई कि क्या इंपॉर्टेंट चीज रखना है यदि डेयरी को सक्सेस करना है। पहला तो आपने बताया शेड और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना लिया। दूसरा जो है ना, आदमियों की बड़ी दिक्कत होती है, लेबर का। आप यदि खुद नहीं कर सकते तो लेबर की दिक्कत होती है। तो मैंने लेबर क्वार्टर भी बनाया है। तो लेबर क्वार्टर रखने से सब यहीं पे है। अब आप सोचिए, आप थोड़ा पहले आ गए थे, मैं थोड़ा बाद में आया। मैं सिर्फ मोबाइल्स में देख लिया, हाँ खाना हो गया, ये गोबर पीछे कर लिए, सब कर लिए, ये सब ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है सब जगह, मैंने सब देख लिया। अब मुझे एक बात की चिंता नहीं है कि आदमी मेरे नहीं आ रहे हैं, सब यहीं पे रहते हैं, है ना। तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट मैनेजमेंट का फंड है। मैनेजमेंट का फंड है। लेबर आपके पास रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी छुट्टी में जाना तो ठीक है। अच्छा, जैसे हमने आपको बताया था, कहीं पर भी कोई क्या पानी रुकना नहीं चाहिए। मेरे पूरा साइड में आप कहीं पर भी ऐसे ऐसे नाली बनी हुई है, आप देखिए कि पानी नहीं रुकता है और पूरा पानी बाहर चला जाता है। ठीक है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब सेट बनाए तो कहीं पर भी वाटर लॉगेज ना हो, पानी बिल्कुल ना। पानी बिल्कुल ना रुके। तो ये चीज़ थी। तो बाकी वो उसके बाद पहला डेयरी मैंने यहाँ तक बनाया था। इसके बाद फिर मैंने ये वाला एक्सटेंड किया। और ये सब देखिए मेरे काफ हैं जो सब अभी रेडी होने वाले हैं और हो रहे हैं। तो इनका सब जैसे कोई 2 साल में, 2-2.5 साल में सब रेडी हो जाते हैं, चाहे वो ब्रीडिंग के लिए हो, मतलब बुल हो, या चाहे वो भैंसे हो। तो ये सब अभी साल 1.5 साल के हैं। जब मैं पहली बार में लेके आया था तो रास्ते में सब बछड़े बहुत सारे खत्म हो गए। तो ट्रांसपोर्टिंग में, मतलब यहाँ से वहाँ से यहाँ तक आने में बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है। तो ये बछड़ों का ये रहता है। तो ये चीज़ है। फिर मैंने इसके लिए, जैसे आपने बताया, डेयरी शेड, लेबर, दूसरा है ड्राई पाउडर का स्टोरेज के लिए। जैसे कट्टी वगैरह ना बरसात में बड़ी दिक्कत होती है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। उधर भी मेरा करीबन 200 किलो का 200 क्विंटल का स्टोरेज के लिए मैंने बना के रखा है। उस सब मतलब मेरा बेनिफिट क्या है कि उस समय जब कट्टी जो है लगभग 4 रुपये 5 रुपये तक भी मिलती है, समहाउ कभी कभी मिलती भी नहीं है। आप पैसा आपकी जेब में है लेकिन उसका कोई काम नहीं, क्योंकि कोई देने को तैयार ही नहीं है। उस समय वो सब चीज़ें काम करती हैं। और मैं वो दिखाऊंगा आपको। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। अभी मैं एक डेयरी है रायपुर में, मैं वहाँ पे गया था। तो ये आपको देखिए, तो क्या हुआ था कि उन्होंने, उनका एक बछड़ा भैंस मर गई। तो मैं सोचा कि क्यों मर गई। तो उनसे पूछा, तो जैसे इसमें दाना रहता है ना, तो जैसे मान लीजिए किसी कारण से रात में भैंस छुटा गई। अब भैंस छुटा गई और उसने पूरा दाना खा लिया, तो डिहाइड्रेशन, मतलब उसका ज़्यादा खाना अपच हो जाने के कारण में वो पचा नहीं पाते और वो फिर खत्म हो जाते हैं। अच्छे से अच्छा हेल्दी से जल्दी जानवर। तो मैंने फिर इसको अपनी टेक्निक से इसको ऐसा बनाया कि बस इसको आप ऐसा कर दो, ये नीचे आ जाएगा। अब जानवर इसको नहीं खा पाएगा। तो मतलब ईश्वर की कृपा से टचवुड कि मेरे कोई ऐसी कैजुअलिटी भी पिछले 2 सालों में नहीं हुई बड़े जानवरों में जो हेल्दी हैं। तो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको क्या बचा के रखनी है, मतलब आप कर सकते हैं। ये सब देसी तरीका है। मतलब आप एक चीज और कह रहे हैं कि जो जिस बिजनेस में हो, जैसे जो डेयरी में है या जो गोट फार्मिंग में है या फिर जो मुर्गी में है, किसी भी चीज में हो, जरूरी नहीं है कि खुद गिर कर समझे, दूसरे को गिरते देखकर भी बिल्कुल, बिल्कुल। अरे यही तो देखिए, मतलब हमारे दादाजी बोलते थे इंटेलिजेंट और स्मार्ट 2 अलग अलग होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं जो उनके साथ जो घटना घटती है फिर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। स्मार्ट वो होते हैं जो दूसरों को देख लेते हैं और फिर वो अपने में, हाँ भैया ऐसा नहीं करना है। तो आप स्मार्ट वर्कर बनिए, स्मार्ट बिजनेसमैन बनिए, स्मार्ट मतलब फार्मर बनिए, तो वो बेटर है। ये नहीं कि अब यही घटना मेरे साथ घट जाए तो मतलब फिर क्या काम। इसीलिए दूसरों से देख करके बहुत जरूरी चीजें हैं, तो सीखना। अब आगे आपको बोलते हैं, हमने 3 चीज में बात कर ली, सेट क्या, कट्टी का मतलब स्टोरेज रूम का, ट्राई पाउडर स्टोरेज रूम का, लेबर का। अब इसके बाद में आता है, ये सारी चीजें तो आपको करनी ही पड़ेंगी। मतलब इस फार्मिंग, मतलब डेयरी फार्मिंग में आने के लिए ये तीनों चीजें तो आपको करने से आपका लाइफ बेटर रहेगा। इसके ना होने पर भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु लाइफ बेटर रहेगा, सारी चीजें बढ़िया रहेगी। अब इसके बाद आता है 4th नंबर में, यदि ग्रीन फूडर मिल जाए। ग्रीन फूडर में जैसे बरसीम है या शुगर गेज है या ग्रासिम सूडान है, ये सूडान का है, ऐसा भी कोई भी कर सकते हैं।
परंतु क्या होता है ना कि बरसीम में बहुत हाई प्रोटीन होती है, लेकिन ये ठंड के समय पे होता है। एक और चीज़ मैं बोलता हूँ, अजोला एक घास होती है जो ये मतलब पानी में होती है और ये गोबर पानी में होता है। ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। आपके बाहर में लगे? हाँ, बाहर में लगा है। वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या रहता है ना कि गोबर पानी में होता है ना, तो इसलिए जानवर खाते नहीं है। तो उसको थोड़ा सा जैसे सब्जी भाजी हम धोते हैं, वो धो करके हमारे सारे जानवर खा लेते हैं। और मेरा तो मतलब यहाँ पे जितने भी लोग थे आसपास के गांव में सब बोलेंगे कि अजोला तुम बेकार लगा रहे हो ऐसा वैसा, परंतु सारी की चीज़ें मतलब मेरा 100 किलो का प्रोडक्शन रोज में ना इन सभी जानवरों में खपत हो जाती थी। और उसका इतना हाई प्रोटीन होता था। अभी क्या हुआ है, वो गर्मी में थोड़ा जल जाता है, तो मैं उसको टेक केयर करने के लिए व्यवस्था बना रहा हूँ। तो अभी मैं अजोला नहीं दे पाने के कारण में मेरा 15 किलो दूध कम होता है रोज। 15 किलो दूध, सारी चीज़ें हैं मतलब सब कुछ, और उसके बाद भी 15 किलो दूध मेरा कम हो रहा है। लगभग पहले 210 220 होता था, अभी 215 हो रहा है, मतलब 200 के आसपास हो रहा है। और अजोला लगाने में भी कोई बड़ी चीज नहीं है? कुछ नहीं। गड्ढे में डाल दो, अरे नहीं, गड्ढे में नहीं डालिए, उसको मैं तरीका बताऊंगा। यहाँ पर जितने भी आप गौठान वगैरह में आपको जाके देखेंगे तो एक एक टाँका उन्होंने 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार का बनाया है। खैर वो तो सरकार है, उसकी बात नहीं बोल सकता, परंतु और लोग भी मेरे को तो कई बार बोले है कि नहीं आप भी वैसे ही बनाओ, और कुछ लोगों ने तो वैसे ही बनाया। अरे हमने कहा प्रभु इसमें करने की जरूरत नहीं है। मैंने उसको सिंपल एक मेड़ बनाई और उसमें ये जो ब्लू कलर की पॉलीथीन आती है 30x35 का लिया और उसके ऊपर डाल दिया। 4,000 रुपये खर्चा आया और काम चल गया। मैं दिखाऊंगा आपको, उधर चल करके दिखाऊंगा। और एक भाई साहब और है हमारे साथ, हमने तालाब में भी अजोला लगाया है। एक डॉक्टर साहब थे सेमरा में, उसने तालाब में ही अजोला छीट दिया। कुछ दिन बाद तालाब अजोला। और ये भाई साहब कल बता रहे थे खेत में डाले थे। इधर भाई क्या नाम है? डोमन धीवर जी। आपने अजोला किस में डाला था? अपने फसल लगाए हुए धान के खेत में। पानी चाहिए बस। पानी एनी टाइम रह रहा है धान के खेत में, तो उससे धान को नुकसान? धान को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उससे कुछ कमी होता है धान को, वो पूरा कर देता है। वो मैडम बताए थे, इसलिए हम लोग वो किए। उसमें क्या होता है ना कि जो हम नॉर्मल ये मेडिसिन वगैरह कुछ बनती है ना, उससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके, प्रोटीन और विटामिन से एक्सट्रैक्ट करके हम यूज करते हैं कुछ लोग। उसको मेरे को कोई आदमी बोला कि आप इसको सूखा करके आप इसको बेच सकते हो। मेरा इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया था कि मुझे फिर एक टंकी बंद करनी पड़ी। मतलब यदि आप उसको सिस्टमेटिक वे में निकालेंगे तो बहुत होता है, बहुत। तो मैंने एक बंद कर दी। तो मैंने से पूछा क्यों बंद कर दी? मैं बोला यार इतना हो रहा था, पर डे खा नहीं पाते हैं और ज़्यादा देने से छोड़ देते हैं, तो इसलिए फिर मैंने बोला आप इसको सुखा के बेच सकते हो। हमने कहा आप छोड़ो, उसका नहीं। तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं किया। तो घास में मैंने ये बरसीम लगाया है अभी, और अजोला उधर लगा हुआ है, और नेपियर भी लगाया है मैंने, सुपर नेपियर। अब ये क्या है ना कि मैं पिछले 2 सालों से ये देख रहा था ना कि बीच में कई बार ऐसा होता था कि जब बरसीम कटने के बाद दूसरा घास आने के मतलब करीबन 40-50 दिन पूरा मेरा सूखा जाता था। सूखा ड्राई फोडर ही दे पाता था, ग्रीन फोडर मिलता नहीं था। इसलिए मैंने नेपियर लगा, क्योंकि ये जो है ना मल्टी कट ग्रास है और ये सभी मौसम में होता है और कभी कमी नहीं आने वाली है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। एक और चीज़ मैंने किया है। हाँ सर, हाँ सर। ये गोबर टंकियाँ बनाई मैंने। अच्छा। अब गोबर टंकी आप देखे होंगे कि नॉर्मल वे से थोड़ा सा ये बड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो सब बोले इसमें नहीं हो पाएगा। हालांकि मैंने जब इसको लास्ट ईयर बनाया था तब मेरे पास क्या था ना कि इसमें पानी भर गया था, ये ऊपर वाला सेट नहीं था। तो पानी भर गया तो इस बार का गोबर मुझे बाहर ही इसे फेंकवाना पड़ा। तो थोड़ी व्यवस्था नहीं बन पाई। मैं बोला ना कि डेयरी का काम करते करते आपको 2 साल लग जाएगा बिजनेस बनाते बनाते। तो मैंने इसको अभी किया है। अभी ये जो वहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा सा जो होल दिख रहा है ना नीचे नीचे, वो इसका जो वर्मी वॉश बोलते हैं, वर्मी वॉश निकालने के लिए बनाया है। वो थोड़ा छोटा हो गया है, वही इनको मिस्त्रियों को बुलाया हूँ, उसको थोड़ा बड़ा करना है और उसके बाद फिर इसमें मुझे वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए मैं काम किया हूँ। तो डेयरी फार्मिंग यदि आप कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको फायदा हो सकता है। चाहे 2-2 रुपये करके 200 बन जाता है और 200 बन करके 2000, ऐसे करके हमारा काम चल जाता है। तो ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तो अभी मैं इसमें मान लीजिए डाल दूंगा, इसको मैं भर दूंगा। भरने के बाद क्या है, सब जनरली छोटे छोटे बनाते हैं। मैंने बड़ा क्यों बनाया, अभी क्या जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के जो ये आते हैं, हाँ केचुआ आता है, वो थोड़ा सा रफ होता है, उसको चींटियाँ भी नहीं खा पाती हैं और वो सही चीज रहता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि इसको जब उसमें डाल दूंगा उसके ऊपर ना, तो ऊपर ऊपर ना जैसे जैसे बर्मी बनता जाएगा ना, उसको ऐसे करता जाऊंगा, तो मेरा यही एक ही जगह पर मैं 2-3 बार इसमें बर्मी निकाल सकता हूँ। तो अब स्पेस तो ऐसा नहीं है कि मतलब 10 टंकी बना सकूँ मैं, तो मैंने 6 टंकी बनाई। 6 टंकी से ही मेरा काम हो जाएगा। अच्छा सर, टोटल यहाँ जमीन खेती कितनी है आप? मेरा जमीन यहाँ पर है 1 एकड़ 62 डिसमिल है।
अच्छा वो सर चींटी की बात चली तो हमको एक चीज याद आया, हमने एक जगह पे कवर किया था, चींटी अंदर न जाए इसके लिए उन्होंने इसमें पानी भर दिया था, जो वाल होता है ना इसमें 1 इंच का गड्ढा किया और इसे पानी भर दिया, तो ये इसमें हमेशा पानी फिल रहता है और वो ब्रेक कर जाती है चींटियों को जाने से, जो वाल का ऊपर हिस्सा है, तो वो हमने एक जगह कवर किया था तो बता दिया आपको कि काफी नहीं नहीं काम आ गया। नहीं, मैं आपको बताया ना कि कोई भी हो, गांव का आदमी इतना दिमाग रखता है। आप सोचिए, आप कभी देखे होंगे किसी साइंस में ऐसा लिखा हो, लेकिन उसने अपना देसी जुगाड़ लगा के काम कर लिया। तो वो बोला ना कि यदि आप गांव के लोग यदि काम करना चाहेंगे तो बहुत ऑप्शन है काम करने का, और कितना तरीके से वो काम किया। हाँ, अभी क्या है ना कि जब वो यहाँ पर चींटी को इतनी समस्या नहीं है, इसलिए दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ऐसा रहेगा तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। तो वो एक जुगाड़ है। और ये सारे बच्चे हैं और उधर पे भी कुछ भैंसे हैं। वो सब ड्राई वाली हैं, अभी क्या जो जनने वाली होंगी वो सब हैं। अच्छा सर मुझे एक चीज और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेयरी फार्मिंग के लिए, सब कुछ रहे, बुल जरूर रखिए। बुल जरूर रखिए। मैं आपको बुल दिखाता हूँ। पास चलते हैं, आइए आइए। ये छोटी सींग, ये मुर्रा नस्ल की बहुत अच्छी पहचान है। आप देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए हाइट देखिए, लंबाई देखिए। इसके जब इसका जब वो क्या बोलते हैं, इसका जो कॉफ जब होगा तो कितना शानदार होता है। अब आप तो देखें सब उधर, बहुत शांत है। नहीं तो इनके लिए इतनी पतली रस्सी काम नहीं आएगी, ये तो मतलब बहुत ताकत रखता है। बहुत शांत है, बहुत शांत। तो सर आज की डेट में इनकी प्राइस क्या है? देखिए वही मैं बोला ना आपको कि यहाँ पर तो प्राइस कुछ नहीं है, पर वहाँ पर है ना हम इसको 90,000 में लेके आया था पिछले 2 साल में। अभी इसकी कीमत जो है ना, मैं जहाँ से लिया था वो बीच बीच में फोन करते रहते हैं, तो मेरे एक पहचान के हैं और डेयरी खोले हैं, उन्होंने यही गलती की कि बुल नहीं रखा। और बुल नहीं रखने के कारण में उनकी जो भैंसें हैं ना क्रॉस नहीं हुई, और अभी वो ऑलमोस्ट साल भर होने को है, कोई भी भैंस उनकी क्रॉस नहीं हुई, मतलब प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो नहीं होने के कारण में आपको जो मैं 1 ईयर वाला जो पैटर्न बताया था ना, जो एवरी ईयर में आपकी भैंसें जनना चाहिए, वो साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए वो चीज़, तो आप जितना भी भैंस करें, गाय का डेयरी करें या भैंस का डेयरी करें, बुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अच्छी क्वालिटी का। हाँ, अच्छी नस्ल का हो तो बढ़िया है। अब देखिए ये कभी कभी किस्मत की भी बात होती है, इसमें खैर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक और डेयरी वाले हैं, वो जायसवाल जी हैं, उन्होंने जो डेयरी फार्मिंग किया था, उन्होंने भी बुल लेके आया था, लेकिन वो बुल क्रॉस किया ना और सक्सेस नहीं हुआ। तो उनको लग रहा था ये क्रॉस कर रहा है, सक्सेस होगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। वो हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, डॉक्टर लोग चेक करके बता सकते हैं, परंतु जो मेरा बुल तो मतलब मेरा पूरा डेयरी चला रहा है। मतलब आज समझिए कि इस डेयरी में सबसे कॉस्टली चीज़, कीमती चीज़ यही है, बाकी कुछ नहीं है। अब भैंस दिया दूध नहीं दे रही है तो किसी काम की नहीं है, तो उसके लिए मतलब ये बहुत सही चीज़ है। और इसमें क्या है, कोई मेडिकल एक्सपेंस नहीं, मैं तो सिर्फ इसको खाना पीना देता हूँ और कुछ नहीं देता हूँ, कोई ऐसा इंजेक्शन वगैरह नहीं। सबसे बड़ी चीज़ एआई का खर्च बहुत होता है। डॉक्टर बोला सही समय पे एआई नहीं हुआ तो डॉक्टर आ नहीं पाया तो एआई नहीं हुई, फिर वो रिपीट में आ गई, वो बहुत दिक्कत रहता है। अब यहाँ पे डॉक्टरों को थोड़ा सा दिक्कत रहता है, डॉक्टर साहब 1-2 डॉक्टर होंगे और 10 तो डेयरी है, कहाँ पहुँच पाएंगे डॉक्टर, इसलिए बुल रहता है। ये कई भैंसें ऐसी हैं साइलेंट हीट भी आती हैं, वो किसी को पता नहीं चलता कि ये भी हीट में है, लेकिन इसको पता चल जाता है। इसको हम क्या करते हैं ना, जैसे अभी भैंस ढीलेंगे ना तो इसको छोड़ते हैं पहले, तो ये सब सूंघ के सबको देख लेता है क्या कैसा है और क्रॉस करता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब नेचुरल प्रोसेस से काम हो जाता है। अच्छा सर मुझे ये भैंसों का जो हीटिंग है वो टाइम पीरियड समझाए कि किस तरीके से, जैसे आज बच्चा जना है वो कब हीट में आएगा, फिर बच्चा दिया फिर दोबारा कब हीट में, ऐसा इसका कोई थ्योरी नहीं है मेरे हिसाब से है। जो मेरा अनुभव है पिछले 2 सालों का, यदि आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उनका खान पान मतलब जो न्यूट्रिशंस है, जो मिनरल्स हैं, उनको सब बराबर मिल रहा है, तो 90 डेज के अंदर में हो जाना चाहिए। ये 90 डेज के अंदर में हो ही जाना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उनको फिर से 3 महीने आपके निकल गए, और आपको क्या करना है, साल भर के अंदर में आपको दूसरा टारगेट है 10 महीना 10 दिन के आसपास ये जनने में लगता है, तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे भैंसें तो जैसे जनती हैं, जनने के 1.5 महीने 2 महीने में ही हीट में आ जाती हैं और क्रॉस हो जाती है। मतलब ऐसा कभी किसी दिक्कत आया नहीं है, और जिनमें आया हो तो मेडिकल प्रॉब्लम है, फिर वो डॉक्टर से बात करके काम कराते हैं इसको। अच्छा सर जैसे एक चीज़ और आप हाँ, ये 30 दिन से लेकर के और 90 डेज तक में आपको 30 दिन के पहले भी मत क्रॉस कराइए। क्या है ना कि उनका बॉडी थोड़ा सा कच्चा रहता है, तो वो भी सही नहीं रहता।
30 दिन के बाद और 90 डेज के अंदर में आपका हो गया तो सबसे बढ़िया, नहीं हो रहा तो फिर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करके, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम नहीं खर्च करना इसमें। अच्छा सर, कोई नया पड़िया है यानी नया भैंस है, तो उसको उसकी उम्र क्या हो जाए तो क्रॉसिंग के लिए वैसे देखिए, मैं जब हरियाणा में था तो मैंने उन लोगों से यही बात पूछी थी कि देखो पढ़िए तो हमारे यहाँ होगी तो आप कितने दिनों के बाद ऐसा काम कराते हैं? तो यहाँ तो लोग बोलते हैं 2 साल में ही करा देते हैं, पर उन्होंने बताया नहीं, 2 साल में मत कराओ, क्योंकि उम्र बहुत कम रहता है, और यदि एक बार अच्छे से उनका शरीर बन नहीं पाया ना तो फिर बन नहीं पाएगा। तो 24 महीने मतलब क्या 30 महीना, हाँ 30 महीना, 2.5 साल से लेकर के 3 साल के बीच में यदि होता है तो बेटर है। पहला बार क्या है ना कि यदि उनका शरीर अच्छे से नहीं बना रहेगा ना, कच्चे में ही उनका क्रॉस हो जाएंगे ना, तो सही नहीं रहेगा ना, तो अच्छा बछड़ा होगा ना, तो उनका ग्रोथ अच्छा होगा, सब बेकार हो जाता है। और अच्छा नस्ल का यदि ये है तो जरूर आप 30 महीने के इसके बाद ही कराइए तो बेटर है, 2.5 साल। सर और जैसे एक चीज और बच जाता है, कॉस्टिंग। जैसे एक भैंस पे पर डे हम कितना लगाते हैं और कितना मिल पाता मैं है? तो अभी पहले क्या था ना, जब मैं पहली बार मैं लेके आया था तो मेरी 20 भैंस लेके आया था, तो सबकी सब जनी हुई थी। तो उस समय मेरा 1 किलो दूध में निकलता था तो उसमें मुझे को 21 रुपये खर्च आते थे। मैं ज़्यादा जानकारी रखता नहीं था, 21 रुपये पर लीटर का एक्सपेंस होता था मेरे को, मतलब 1 लीटर दूध निकालने के लिए। अभी क्या है कि अभी जब मैं 2 बार 20 भैंस लेके आया, तो पहली बार 20 सभी से भी मतलब दूध देने वाली लेके आया था। फिर जो दोबारा लेके आया 20 भैंस, तो पहली बार लेके आया वो तो क्रॉस होकर के छूट गई। अभी जो दोबारा लेके आया हूँ वो मेरी अभी सब मतलब ऑलमोस्ट 12-13 तो ड्राई में है, जो कि अबाउट टू डिलीवर जनने वाली है। तो अभी प्रेजेंट से ले रहे हो, मेरा अभी जिसका डोरी को बोलते हैं ना, ये 3 साल के बाद इससे एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकलता है कि मेरा कितना, क्योंकि एक साथ सब छुटा रही है मेरी, तो अब कॉस्टिंग तो मेरी ज़्यादा आ रही है। ये तो खा पी रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन दूध तो दे नहीं रही है। तो एवरेज यदि आपको देखेंगे, मतलब यदि मैं टोटल एवरेज देखता हूँ तो मेरे को लगभग ये जो ड्राई में है वो 3-3.5 हज़ार मेरा मतलब हो जाता है, मतलब 3-3.5 हज़ार रुपये उनको मंथली एक्सपेंस लगता है, उनका मेंटेनेंस हो जाता है, और बाकी तो सब दूध के हिसाब से चलता है। तो जैसे कोई जानवर है 2 किलो उनका बॉडी मेंटेनेंस के लिए देते हैं, और 500 ग्राम जो ड्राई पाउडर है, जो ये अपना चना चुन्नी मक्का चुन्नी ये सब चीज़ मिला करके 500 ग्राम पर लीटर के हिसाब से देते हैं। तो मान लीजिए 10 लीटर वाली भैंस है तो उसको हम 5 किलो देंगे दूध के लिए और 2 किलो देंगे उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए, तो मतलब 7 किलो दाना हम उसको देते हैं। अभी हमारे पास क्या है, थोड़ा हरा चारा वगैरह भी है, तो मैं ये तो देता ही देता हूँ, हरा चारा भी ऐड ऑन करके देता हूँ। इसमें मैं ड्राई पाउडर कम नहीं करता हूँ। इससे क्या है कि उनका हेल्थ वेल्थ भी बढ़िया बना रहता है, दूध भी कभी कम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सब दूध वाले को तो दूध के हिसाब से, बाकी जो ड्राई में है उनको 3-3.5 हज़ार में आपका हो जाता है। कट्टी वाला थोड़ा बीच में महंगा हो जाता है, तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि कितना प्रॉफिट होता है इसका हिसाब तकरीबन 3 साल के बाद निकल के आएगा। 3 साल के बाद हिसाब से है ना, एक पूरा रोटेशन बन जाता है डेयरी में। मैंने 20 भैंस डाली, 40 भैंस डाली, 3 भैंसें मैंने लोकल ली थी। तो जो 20 भैंस लिया वहां से, तो इसमें क्या है ना कि एक रोटेशन, अब 20 भैंस लेके आया एक साथ जनी हुई थी, दोबारा भी 20 भैंस लेके एक साथ जनी हुई थी। तो जो एक साथ जनी है वो लगभग एक साथ ही छुटाएंगे भी ना, इसलिए थोड़ा सा हमको उस समय मतलब बन नहीं पाता। ये 2.5 से 3 साल के बीच में ना रेगुलर फिर पूरा स्मूथ बनता है। स्मूथ बनना कैसे, मतलब मेरी कोई, जैसे अभी मेरे पास अभी 12 भैंस ऐसी हैं जो ड्राई में है, 13 भैंसें ड्राई में है, मतलब वो दूध नहीं दे रही हैं, जनने वाली हैं। लेकिन जब ये मतलब रेगुलर में आ जाएंगी ना, तभी सिर्फ 40 भैंसों का आप मान लीजिए कि 5%, मतलब 3 भैंस 4 भैंस 35 भैंस आपकी दुहाएंगी। उस समय का बेनिफिट बट ऑब्वियस इससे ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो 35 भैंसें दूध दे रही हैं, 5 भैंसें ही आपकी मान लीजिए खाली पड़ी हैं, तब आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं कि आपको रनिंग एक्सपेंस कितना आ रहा है। पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी भी मतलब मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, पर 22 रुपये से ऊपर नहीं है मेरा। 22 रुपये पर लीटर दूध, इनका सब मेंटेनेंस मिला करके, वो सब बछड़ों का भी मिला करके। मतलब 1 लीटर दूध निकालने में आपको 22 रुपये आज के डेट में लगता है। हाँ। फिर वो दूध कितने में जाता है? वो दूध 55 रुपये में। और अभी के डेट में प्रोडक्शन आज के डेट में दूध का क्या है? मेरा 210 पता है ना आपको, 210 है। अभी थोड़ा अजोला वगैरह कम हो गया है, नहीं तो 230 के 235 के आसपास था। तो 210 200 ऐसा चलता रहता है। जैसे मौसम के आधार पर भी थोड़ा रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, पर 200 के आसपास है। अच्छा, मैं देख रहा था वो लोग अभी एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे कि अच्छा, आप ये चीज़ कहीं नहीं देखेंगे। आइए वही चलते हैं तो सर आइए। कहीं नहीं देखेंगे। ये बाइक है, ये मेरी ड्रीम बाइक थी।
है। तो जब मैंने डेयरी लिया ना तो सब मेरे को एक गाड़ी लेना पड़ेगा। ये CB-Z है, इसका साइलेंसर ऐसे रहता है। हाँ। अब मैं बोला यार अभी तो एक्सपेंस कर नहीं सकता, अब क्या करें। तो एक मतलब जो गैस वेल्डिंग करता है उसके पास गया, बोले भैया जी 100 रुपये लगेंगे, ये साइलेंसर काट के इसको नीचे कर देते हैं और काम हो जाएगा। तो 100 रुपये में मेरी ये दूध वाली बाइक बन गई। अच्छा, पहले बाइक से चालू हाँ किया। हाँ हाँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि डेयरी में छोटे छोटे पैसे बचा करके ही आपको काम करने हैं। ये दिखाने का मतलब मेरा सिर्फ यही है। आप चाहते तो नया बाइक लेकर के 80,000 रुपये का कर रहे, किस्त तो देंगे, वो तो आजकल तो सभी बोलते हैं ले जाओ किस्त देते रहो, लेकिन किस्त तो पैसा है ना, है आपका ही पैसा है ना। तो यदि मैं इसको नहीं यूज करता तो वैसे खाली पड़ी रहती। हाँ। कल मैं एक बिजनेसमैन से मिला था, रानी तराई, और वो ज्वेलर्स वाले हैं। वो मेरे को एक चीज बोले कि मैं खेत का पैसा खेत में ही लगा देता हूँ, डेयरी का पैसा डेयरी में ही लगाता हूँ, ये ज्वेलर्स का दुकान है इसका पैसा इसी में लगाता हूँ, इधर का उधर नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो यही आपको ध्यान रखना है। नहीं मैं जैसे मैं पहले जब जॉब करता था, तो मैं जब जॉब करने के बाद छूटा ना, तो मैं बहुत सारी जगह पे देखा, बहुत सारी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 5 या 6 बिजनेस को एक्सप्लोर किया था। पहला ये क्या डेयरी फार्मिंग है, फ्लाई एक्सप्रेस का है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। मैं भुवनेश्वर में रहता था, भुवनेश्वर रायपुर के बीच में मैं क्या ये देखता था कि जो बड़ी लॉन्ग टूर की बस चलती है वो। तो मैंने एक चीज़ ये देखी कि कोई भी बिजनेस है, तो एक आदमी से मुलाकात किया तो बोला कि वो डॉल्फिन के हेड हैं। तो बोले कि देखो अभी तो तुम नौकरी करके आए थे तो आखिरी महीने में सैलरी मिल जाती थी, तो तुमको पैसे का ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता था। पर डेयरी में तो मतलब कोई भी बिजनेस में तुमको रोज पैसा मिलेगा, कभी मिलेगा, कभी 4 महीने बाद मिलेगा, कभी 2 महीने बाद मिलेगा। मनी मैनेजमेंट यदि तुमने नहीं कर पाए तो तुम्हारा बिजनेस नहीं हो पाएगा। मनी मैनेजमेंट जैसे आपने बताया, वो बिजनेस की डेयरी का पैसा डेयरी में, खेती का पैसा खेती में, ज्वेलरी का पैसा ज्वेलरी में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो मेरे को कल बोल रहा था, धान बेचता हूँ तो मैं अगले दिन खेते च लूँ पैसा से कहते, दूसरा चीज नहीं लूंगा बोलता है। मैं एक और काम करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 22 तारीख 23 तारीख 24 समझ आएगा। हाँ, ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये जिसे ये सब यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, M मतलब मुकेश, U मतलब उमा, K मतलब किशन, शंकर, जो हमारे यहाँ के वर्कर काम करते हैं। ये सब भैंसों के नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, ये सब उनके क्या है, मिल्किंग लिखी हुई है। जैसे ये 10 नंबर 5 किलो 772 720 ग्राम दी, 19 नंबर 47 नंबर, ये सब नंबर लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं ना, नंबर हैं ये। इसका बेनिफिट मेरे को ये है कि मैं इन सब मैं एक्सेल शीट भी मेंटेन करता हूँ इनका। तो ये है कि मैं इनको देखता हूँ कि कौन सी भैंस मेरी, ये सब पूरा रिकॉर्ड है ना, सब रिकॉर्ड है। डे मतलब डे बाई, मॉर्निंग इवनिंग। इसका बेनिफिट मुझे 2 चीज़ों का है। पहला कि कौन सी भैंस कितना दूध दे रही है और अचानक से दूध कम कर दी तो कितना कम कर दी, क्या है, ठीक है। और अंदाजे से कोई काम नहीं है कि ये तो हो ही 5 किलो हो ही, ये 6 किलो हो ही, अंदाजा कुछ जितना है वो आपने देखा, वो वेट मशीन में करते हैं। तो जितना ही साइकिल में जा रहा है, कौन सी भैंस कितना दूध दे रही है, क्या कर रही है, अचानक से दूध कम की, पहले कितने दे रही थी, अभी कितना दे रही है। वैसे डेयरी फार्मिंग में यदि भैंस एक ही लैक्टेशन में 3000 लीटर दे देती है तो आपका 70% से ऊपर उसकी कीमत निकल गई। तो 3000 लीटर आपको देखने के लिए आपको ऐसा अंदाजा तो लगा नहीं सकते। जैसे कोई भी भैंस जो है ना 120 दिन तक वो अपने पूरे पीक में रहती है, ठीक है, वो दूध उसका पीक में रहेगा या सस्टेन रहेगा, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अब आप 120 महीने मान लीजिए कि 90 दिन में आप देखा कि मेरी भैंस तो 12 किलो दे रही है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 6 महीने तक वो 12 किलो देती रहेगी, फिर कभी धीरे धीरे कम आएगी। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते ऐसे, मतलब वो बताए ना, वो फिर मैनेजमेंट सिस्टम का नहीं, एक पढ़े लिखे आदमी का मतलब नहीं रहेगा। तो हमको मैं 1-1 किलो का मतलब ग्राम का कि उसने इस महीने इस लैक्टेशन में कितना दूध दिया, क्या वो डेयरी में रखने के काबिल है या नहीं है। यदि मान लीजिए वो कम कर रही है तो फिर मैं उसको क्यों रखूंगा, मेरी जगह, मेरे आदमी, मेरा खाना सब तो खर्च होगा, उसको फिर मैं सेल आउट कर दूंगा, दूसरी अच्छी ब्रीड का, अच्छी नस्ल का भैंस ब्रीड लेके आऊंगा। तो यदि वो 3000 लीटर एक ही लैक्टेशन में दे देती है 2600 से 3000 के बीच में, तो समझ लीजिए कि वो आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए, उसको आप मत निकालिए। पर यदि आपको 1500 1600 2000 ऐसा कर रही है ना, तो वो फिर निकालने का एक्सचेंज करिए, उसको निकालने का। तो ये क्या है, ये मतलब आप तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं इसको, तो कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप रखे रहेंगे तो भी कम होगा, तो वो अच्छा बिजनेस नहीं है। उसके लिए फिर आप निकालिए, दूसरा अच्छी नस्ल का भैंस लाइए और आपका काम करिए। अच्छा, और अभी हम ये दाने वाले सेट को समझते हैं, और उसके बाद ये हरा चारा है उसको भी समझेंगे, और उसके बाद फोक चला के आपको दिखा देंगे, ठीक है सर। हाँ, ये
ये बरसात के समय में कट्टी का स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने ये नहीं करके रखा है तो आप थोड़ी मुश्किल में हो सकते हैं बरसात के समय में। इसलिए मैंने यहाँ पर 200 क्विंटल का मैं स्टोरेज रखा हूँ। मेरा पर डे लगभग 4 क्विंटल का एक्सपेंस है, खपत होती है। तो 4 क्विंटल में मेरा लगभग 50 दिन चल जाता है। तो बरसात के वो समय जब बहुत ज़्यादा बरसात में भी मैं खरीदता रहता हूँ। मैं इसको ऐसा नहीं कि ख़त्म कर देता हूँ, उसको खरीदता रहता हूँ। नहीं मिलेगा या ज़्यादा कीमत रहेगी तो नहीं लेता हूँ, पर जैसे ही थोड़ा सा कम होता है, 50 दिन बहुत होते हैं। तो शुरू के 20-25 दिन मान लीजिए कि बहुत दिक्कत आ गई, उसी समय मेरे को बोला 10 रुपये किलो है और मेरे पास नहीं है, तो 10 या 15 रुपये में भी लेना पड़ेगा मेरे को। इसलिए उस समय का मैं बच जाता हूँ। तो ये कट्टी का स्टोरेज बहुत जरूरी है। पैराकुट्टी है ना सर? यहाँ पे पैराकुट्टी मिलता है। अच्छा, और चने का? नहीं, चना तो हम उसमें चना चुन्नी वगैरह खिलाते हैं यहाँ को। और यहाँ वो ऑप्शन नहीं है भूसे का। और दाना कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ये मैं दाना को क्या करता हूँ, पाला कर देता हूँ। पाला मतलब ऐसे खोल करके सारे दाना, जैसे बिनौला हो गया, सरसों हो गया, चना फल्ला हो गया, चना चुन्नी हो गई, मक्का चुन्नी हो गई, ये राइस का जो पॉलिश होता है वो हो गया। उसमें ऑयल की परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सबको मैं इसको पाला कर देता हूँ। अच्छा, ऐसे ही रख देते हैं? हाँ, मैं ऐसे मिला के रखता हूँ। हाँ। ठीक है। और फिर जब ये लड़का आएगा तो एक ये बाल्टी है, ये एक बाल्टी 10 किलो की है। तो जैसे सवेरे 80 किलो और शाम को 80 किलो, 160 किलो हम डालते हैं अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। तो ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं ऐसे। ये 20 दिनों के लिए दाना रहता है। मैं 20 दिनों के लिए ऑर्डर करता हूँ एक बार में। तो लगभग 32-33 क्विंटल के आसपास रहता है। थोड़ा ज़्यादा भी रखता हूँ कभी कभार की, जैसे किसी जानवर, कोई जानवर गीला नहीं खा रहा है ना, तो उसको थोड़ा सूखा उखा डाल करके एडजस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ और समझाइए। छत्तीसगढ़ में ये कौन सी कंपनी क्या बोले सर? ये दाना अलग अलग, जैसे सब इसका कोई ब्रांड नहीं आता है। वो जैसे वो पैलेट लेते हैं या क्या बोलते हैं, पावर डेयरी वगैरह लेते हैं ना, वो कंपनी पूजा का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं ये लेता हूँ, क्या नाम है उस कंपनी का नाम, क्या है, मिल्को। ये मिल्को में एक चीज़ देखिए, अब यहाँ का डेयरी वाले भी काम करते थे। ये है अलग अलग टाइप की, इसमें कितना परसेंट प्रोटीन है, इसमें 24% प्रोटीन है। तो जहाँ पे मैं लेता था ना, वो मिल्को ये प्रीमियम 8000 है ना, वो 5000 करके बेचते थे। तो मैंने देखा कि यार उनमें तो प्रोटीन वगैरह कम है। मैंने उनसे पूछा कि प्रोटीन ज़्यादा हो तो बताइए। तो फिर इसमें अच्छा, इसकी प्रोटीन की मात्रा, इसमें क्रूड फैट ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा 1150 से 1160 में मिल जाता है पर प्रति बोरी। और इसको देने से मेरे को बेनिफिट अलग से मिला। और नाम इसका मिल्को 8000 प्रीमियम ये है ना सर? ठीक। तो ये है। अच्छा सर, मुझे कई लोग छत्तीसगढ़ से बोलते रहते हैं कि जो शहर के करीब डेयरी है, उनको गांव के डेयरी से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब उनको शहर की डेयरी का बेनिफिट ज़्यादा होता है क्योंकि शहर के आसपास दूध का रेट ज़्यादा होता है। नहीं, मैं तो शहर में दूध बेचता हूँ। अब इसका आप बताता हूँ, जिनके शहर के पास डेयरी है ना, उनको अभी नगर निगम ने या वहाँ की जो पंचायत है या वहाँ के आसपास क्या है, शहर तो बहुत एक्सपांड हो रहा है, तो उनको निकालने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए बहुत प्रेशर आ रहा है। आज के समय पे रोड ऑलमोस्ट सब जगह ठीक ही है। मैं यहाँ से मान लीजिए कि जहाँ पे मुझे दूध देता हूँ, मैं 15 मिनट लगता है। यहाँ से मैं 5 किलोमीटर दूर, यदि मेरा एक और खेत है, यदि मैं वहाँ पर भी डेयरी करता हूँ तो 15 से 20 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा ना। तो ये मत सोचिए कि डेयरी शहर के पास में है, नहीं पास में खोलेंगे तो बिजनेस नहीं होएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप चैन से तो रहेंगे, आपका जानवर आराम से घूम सकते हैं, गोबर पानी और ये सब चीज़ों का व्यवस्था बने, बाहर बना रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा दूर ही खोलिए तो ही बेटर है। इससे ये होगा कि आपकी डेयरी के लिए कोई ये ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि आप यहाँ से डेयरी हटाओ। शहर में जितनी भी डेयरी है सब नगर निगम उनको बार बार बोलता रहता है, और ऑब्वियस ही है कि जहाँ मतलब इतने लोग रहेंगे तो दिक्कत तो रहेगी। तो गाँव में खोलिए, बढ़िया है। और छत्तीसगढ़ में रोड पे इतना बेहतरीन काम हुआ है। हाँ। खास करके पाटन की रोड की तो बात करो। रोड ठीक ही है, उसको भी दोबारा ठीक बना रहे हैं, दोबारा ठीक बना रहे हैं। और रात को पाटन के गांव पे भी जो रोड है उसमें स्ट्रीट लाइट जल रही है, सोलर लैंप जल रही है ना? नहीं, मैं बोला ना, आप कहीं पर भी अभी आप जाइए, मतलब छत्तीसगढ़ में तो ऑलमोस्ट सब जगह ठीक ही रोड ही है। और मैं तो इधर पिंडर रोड में मेरे रिलेटिव रहते हैं, तो मैं भी वहीं से आया था कुछ दिन पहले, सब जगह ठीक है रोड। अदर स्टेट वालों को देखते हैं तो यकीन नहीं होता है कि ये रोड गांव को जा रही है। हाँ। तो बढ़िया है, आप गांव में ही बनाइए और ये काम करिए, बढ़िया है। गांव शहर में के पास में करने का कोई जरूरत नहीं है। और सर ये जरा समझाइए मुझे।
ये है काऊ मैट, इसको मैट बोलते हैं, काऊ मैट मतलब से नाम देने लगे। इसके लिए क्या है, अभी इसका भी कोई ऐसा फर्क नहीं है जिससे आपका दूध का फर्क पड़ेगा। यहाँ आप वही, यहाँ का जो टेंडेंसी सिर्फ ये है कि वही एक्सपेंस करेंगे जिससे उनका दूध का फर्क पड़े। इसको में भैंस बैठेगी या गाय बैठेगी तो डायरेक्ट दूध का उसका बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। परंतु इसमें क्या होता है ना, जो हाई मिल्किंग वाली एनिमल्स रहते हैं ना, उनकी ढेठी में मतलब जो टीट्स रहते हैं वो थोड़ा टाइट रहते हैं, दूध भरा रहता है। तो ये थोड़ा भी खरोच लग गया ना, सॉफ्ट रहता है तो फट जाता है। अब फट गया ना तो उसमें मतलब फिर मिस्टाइटिस होने का डर है, स्वेलिंग है, दूध अच्छा से नहीं होगा, वो चमकेगी। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ वो बैठे ना उनकी टीट्स इसमें रहे, ये थोड़ा सॉफ्ट है, इसको हम साफ सफाई करते हैं, इसमें कंकड़ पत्थर नहीं रहते हैं ना, इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं। क्या प्राइस का मिलता होगा सर? मैं तो हरियाणा से लेके आया था इसको 1350 रुपये में, 5x8 का है। ये अच्छी क्वालिटी का है, जिंदल ग्रुप कंपनी का है। जिंदल का है, टाटा का है, वो जिंदल का है। तो वहाँ से लेके आया था। वो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है, पर फिर भी मतलब 500 रुपये से ऊपर, मतलब यहाँ पे भैंस्थान में मिलता है 1700-1800 रुपये मिल जाता है। तब भी मैं बोलता हूँ कि दी आप नहीं लेके आ गए हरियाणा से। मैं जब मेरी गाड़ियाँ आती थी ना, गाड़ी उसी में मैं ऊपर ट्रक में डलवा लेता था, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डलवाया है, तो इसलिए भी बचा हुआ है। तो यदि मान लीजिए कि नहीं भी आप ले रहे हैं वहाँ से, तो आपको ये 1700 नहीं, क्या 2000 में भी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि एक बार यदि किसी गाय या भैंस को मिस्टाइटिस हुआ तो कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये के आपका इंजेक्शन तो लगना ही लगना है। एक इंजेक्शन की कीमत 400 रुपये है, 3 तो लगाना ही है। फिर उसका दूसरा तरीका, जिसका मिस्टाइटिस होगा वो दूध खराब होगा, तो दूध तो आप नहीं करेंगे, दूध का भी नुकसान, दवाई का भी नुकसान। आप ये काम करो ना, बेटर है। इसमें क्या है, इसके साथ जब भैंसे जिसमें हम दुहाई करते हैं गाय या भैंस, तो उनके जो छेद है ना खुले रहते हैं, वो 15 से 20 मिनट तक खुले रहते हैं। तो यदि वहीं गोबर में बैठ जाते हैं ना तो बैक्टीरिया अंदर जाता है और इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसमें रहने से थोड़ा सा दिक्कत क्या है, जल्दी आप इसको रापा से खींच देंगे गोबर ना, तो जब बहुत जल्दी सूख जाएगा, है ना। अब मिट्टी या कंक्रीट में उतना जल्दी से नहीं सूखता है, इसलिए ये इस्तेमाल करिए। चलिए अब हरा चारा में चलते हैं सर, उसके बाद फोक पे आएंगे। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ समझाइए। हम गोट के बिजनेस में कई बार देखते हैं कि पूरब वाले खरीदने जाते हैं पश्चिम में, है ना, तो बहुत बार चूना लग जाता है। ऐसा गाय और भैंस में भी होता है? होता है, गाय और भैंस में भी होता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं ना, तो या तो आपका कोई खानदानी बिजनेस है और आपका अनुभव है तो ठीक है, शायद आप बच जाएं। परंतु यदि आपके पास ऐसा नहीं है, जैसे मैं भी फंस गया था, लेकिन जिसने मुझे फंसाया, भोलेनाथ ने मुझे बचा दिया। मुझे मतलब जब मैं फर्स्ट लॉट में भैंस लेके आया था ना, मतलब कितनी धांधली होती है मैं आपको बताता हूँ। आपको हर एक जगह पे आपको रखना पड़ेगा। मैं फर्स्ट लॉट में लेके आया, 2 अलग जगह से गाड़ी लोड होना था, तो मैं बोला मैं इसको यहाँ पे करा लेता हूँ और दूसरी जगह से फिर चलूँगा मैं। तो व्यापारी जो था ना, वो दलाल जो बीच में था, वो मेरे के साथ धोखा कर दिया। मैं वहीं खड़ा था, ठीक है, तो जो मैं लोड करवा रहा था वही भैंसें थी जो मैंने सेलेक्ट की थी। दूसरी जगह मैंने अपने आदमी को भेजा, लेकिन वो यहीं गाँव का था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो उसको दलाल लोगों ने कहीं चाय पिला रहे हैं लगा दिए, कहीं वहाँ कर दिए, मेरे 3 भैंस बदल दिए। इसीलिए सवाल मैंने किया। तो अब इससे ये होता है कि अब बताइए, अब लेकिन वो किस्मत की बात ये है कि उस समय तो वो तीनों भैंसें ने दूध नहीं दी, पर इस बार जब वो जनी यहाँ पर आकर के तबीयत खुश कर दिया, तो मतलब भोले ने मेरे को बचा लिया। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो आपको मतलब हर एक क्षण में आपको सतर्क रहना पड़ेगा यदि आप बाहर से सामान लाते हैं, तो बाहर से मवेशी लाते हैं। तो इस दोबारा फिर मैं गया, तो मैं फिर आदमी लेके गया और गाड़ी तक में भी अलग नहीं होने दिया। गाड़ी में भी बैठ के आना पड़ सकता है ना। तो वो बोलते आप जाइए, आप घर चले जाइए, 100% जिम्मेदारी मेरी, सब ये सब कुछ वो। और जब आपकी डेयरी यहाँ पहुंचेगी तब आप बोलोगे मेरी भैंस तो बदल गई, और बोलेंगे अब सब कुछ लगभग एक जैसा ही दिखता है। तो ऐसे में फिर वो सही नहीं रहता है। अच्छा, अजोला देख लेते हैं। पहले आप बरसीम देखिए। बरसीम, अच्छा चलिए सर। ये देखिए तीसरी कट की है, अब ये तीसरी कट करने वाले हैं। मतलब अभी भी इसका बहुत बढ़िया है, एक बार और कट होगा। ये तीसरा या चौथा है शायद, ये 5वीं लम्हा है। दुर्गा पूजा के समय पे हमने इसको बो दिया था, और ये इतना बढ़िया होता कि उधर की कटाई शुरू हुए, वो लोग काट रहे हैं ना, उसके पहले ये रेडी हो गई। उधर बकरी भी दिख रही क्या? वो एक बकरी है, वो एक लड़का लेके आया था ना जिसके बारे में बताया था, बकरी नहीं है। हाँ, वो ये काम करने वाले आदमी का है, वो लोग काट रहे हैं, ठीक है। तो उधर बस कुछ नहीं है, जैसे स्प्रिंकलर लगा के रखा हूँ ना, बस एक बार पानी सींच दूंगा, बस हो जाएगा तुरंत। तो ये देखिए, ये है बरसीम, और फर्स्ट क्लास की बरसीम, जानवर खाते नहीं नॉर्मल भी होगा। है, नॉर्मल भी है। क्या है ना, नॉर्मल पानी से
छिड़कूंगा ना तो पानी बह जाएगा, वेस्ट जाएगा ना। वो अभी तो सरकार बहुत कुछ देती है, पता है ना कि लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या सरकार देती है। ये मैंने वो समिति से लिया है, 7-7,500 रुपये में मेरे को मिल गया, जिसकी कीमत है 15,000 रुपया, सब्सिडी वाला। ठीक है, वो फॉर्म वार्म भर के दो, सरकार तुरंत दे देती। जब सरकार के पास जाएंगे नहीं तो सरकार का क्या देगा, सरकार तो थोड़ी ना पता रहेगा कि तुमको क्या चाहिए। तो वही बोलते रहते गवर्नमेंट देती नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है। सर एक चीज़ मैं बताऊं, जैसे आप भी गए हैं अदर स्टेट, मैं भी गया हूँ। हमारे यहाँ जो कृषि मेला होता है छत्तीसगढ़ में, किसी की भी सरकार हो, इसकी हो उसकी हो किसी की भी हो, लेकिन इतना बेहतरीन वर्ग है छत्तीसगढ़ के कृषि मेला में। कारपेट बिछा है, नीचे कालीन बिछा है। और मैं बड़े से बड़े मेला में गया हूँ देश के, जहाँ पे आप चलने के हालत में नहीं है। सही बात बोल रहे हैं। और इतना बेहतरीन वर्क हमारी सरकार, किसी कोई भी पार्टी की रही हो, पिछली भी और अभी भी, राज्योत्सव पे जाके देखिए या कृषि मेला पे जाके देखिए, इतना बेहतरीन वर्क करके दे रही है। हम थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं। हाँ, देखिए क्या है ना, इसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि जो गांव का ये क्या बोलते हैं इसको, कल्चर है, जो लोग ये सोचते, मतलब उनको सबको घर बैठे ही मिल जाना चाहिए। हाँ। वो बैठे रहे और उनके दरवाजे में ही कोई आए और देके चला जाए। हाँ, हाँ। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना, खाने के लिए भी आदमी को हाथ को मुंह तक ले जाना पड़ता है। हाँ। तो यही सारी चीजें हैं, थोड़ा एक आवेदन बनाना है, जाना है गवर्नमेंट के पास, जाना है, सर ये देखिए मेरे पास ये काम है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। वो लोग इसी के लिए बैठे हैं। अब वो उनको थोड़ी ना पता रहेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट के पास आप जाएंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा ही, कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। जो आपको आजकल कोई भी ये गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए छत्तीसगढ़ में, वो नरवा घुरवा प्रोजेक्ट के तहत में कितना काम कर रही है। हाँ। लेकिन अब सब सोच रहे हैं कि नहीं हम गौठान, अभी सब उनके मवेशी, वो आजकल एक मैडम ने फोन किया था कि एक गिर गाय का वो लेके आए हैं, क्या वो बछड़ा लेके आए हैं, मतलब बुल है। तो काहे के लिए, मैं उनसे पूछा काहे के लिए, बोले गाँव में छोड़ेंगे ताकि जो नस्ल है जिसके बारे में बोल रहा था, नस्ल अब जो उससे क्रॉस होगी तो गिर गाय की नस्ल पैदा होगी, अच्छा दूध होगा। गिर मतलब जो यहाँ पे अभी सब दूध लेते हैं वो सब HF का रहता है, ये जर्सी का है, ये हरियाणवी मतलब क्या है, आंध्रा जर्सी का है। वो सब A1 मिल्क होता है, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आता है। A2 मिल्क कीमत बहुत ज़्यादा होती है, हालांकि वो यहाँ में नहीं बिकता, एक अलग बात है, पर A2 मिल्क का बहुत अच्छा उसका मतलब हेल्दी फूड मिल्क है। तो गिर का है, साहिवाल का, जो आपने यहाँ पे देखा ना 2 गाय रखी हैं वो साहिवाल है। तो इनका जो दूध है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो अब गवर्नमेंट सोचिए कि यहाँ पर आपको एक सांड दे रही है जिससे वो क्रॉस करेगा, उसको छोड़ेंगे यहाँ पर और वो क्रॉस करेगा ताकि अच्छी नस्ल पैदा हो। अच्छी नस्ल पैदा होने से ही मतलब वही जैसे वहाँ पर वो अभी काम कर रहे हैं, मतलब हरियाणा में पहले से चल रहा है, हरियाणा पंजाब में, अभी यहाँ शुरू कर रहे हैं। ये हम पहुँच चुके हैं नेपियर के पास और इस वीडियो पर सारी चीज़ों को कवर कर दे रहे हैं, लंबाई को नज़रअंदाज करते हुए, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सर ये नेपियर कब लगाए हैं, अभी लगाएंगे? ये नेपियर अभी भी लगाए हैं। ये नेपियर का मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी एक्सपर्ट्स बोलते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता दूंगा, व्हाट्सअप भी दूंगा। ये जो नेपियर लगाया है ना मैंने, ये पहली बार मैंने लगाया था ऐसे प्लेन मिट्टी में लगा दिया था। बहुत पैसा खर्चा किया, 5-7 हज़ार रुपये खर्चे हुए, और जुताई उताई का ये सब करके लेबर ओवर का मिला के 10-12-13 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। पर वो उससे ग्रोथ नहीं हुआ। मैं बोला ना पिछले 2 साल से मैं इसी में काम कर रहा हूँ। तो लास्ट नवंबर में मैंने लगाया था, मतलब अभी 1.5 साल होने को है। तो मैंने इसके ज़मीन में ऐसे लगा दिया तो ग्रोथ नहीं हुआ, बस थोड़ा थोड़ा उगता हरा होता और फिर से मतलब ऐसा नहीं होता। फिर एक आदमी ने मेरे को बताया कि आप इसको ऐसा मादा बना के लगाओ। मैंने इसका मादा बना के लगाया और देखिए ये अभी 1 महीने का नहीं है, ये अभी 1 महीने का नहीं है, और ये है आपको दिख रहा है, ये मादा में लगा है। मादा में लगा है, तो मादा में लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट, बिल्कुल मादा में लगाएंगे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये मादा में लगाया मैंने, ये बेनिफिट। उधर वाला मैंने दिसंबर में लगाया है और उसके उस वाला जनवरी में लगाया है, मतलब 2 दिन है। उधर काटने को है, एक्चुअल में क्या है, बरसीम थोड़ी खत्म होने को है, यहाँ ठंड कम हो गई तो बरसीम जो है ना ठंड में ही होती है। तो ये देखिए फूल आ गए हैं इधर के बरसीम में। तो इसको मैं जल्दी से जल्दी मुझे कटा करके यहाँ सुडान लगाऊंगा और फिर तब इसको कटवाऊंगा, तभी 2 लोगों को दिन भर में चारा काटने का ही काम है बस। कितने एम्प्लॉय हैं सर आपके पास? मेरे पास हैं 3 और 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। ठीक है, तो ये सर फूल आने के बाद काम नहीं आता है क्या? नहीं आता है, लेकिन इसका ग्रोथ नहीं है, वो खत्म है। वो जैसे जो आपको मैंने उधर दिखाया है ना, वो भी ये होगी 5, इसको मैंने पहले लगाया था,
पहले इसलिए लगाया था कि सब एक साथ लगा देंगे तो सब एक साथ ही कटता है, सब एक साथ ही होगा। तो मैंने इसको करीब 20-25 दिन पहले लगाया था ताकि ये वाला मेरा पहले हो जाए। उसको मैंने 20-25 दिन बाद में लगाया ताकि मतलब एक वो बना रहे, क्या थोड़ा रूटीन बना रहे। ये अब देखिए सब इसमें फूल आ गया ना, ये 5वीं बार कट रहे हैं। ये काट करके ना इसको हटा दूंगा इसको। अच्छा देखिए, अब जगह जगह का इस्तेमाल करना है। ये जो आप इधर साइड में देख रहे हैं ना, ये भी मैंने नेपियर लगा दिया। तो अब ये देखिए सब जगह नेपियर, इसको अभी 5-7 दिन पहले ही कटवाया था। अच्छा। तो ये देखिए इतना इनका ग्रोथ हो गया। ये नेपियर का भी ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है। सुपर नेपियर है। सुपर नेपियर। ये नेपियर है और इधर क्या किया सर? ये है अजोला। अच्छा, इसमें डाल लेकिन अभी क्या है, डाल नहीं रहा हूँ। ये थोड़ा सा अभी थोड़ा आप देर से आए हैं, देर से मतलब इन द सेंस कि ये अजोला हो गया खराब। अच्छा। ये पूरा सिस्टम हो गया खराब। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरा जो देख रहे हैं ना उधर ग्रीन नेट, ये ग्रीन नेट लगाऊंगा, उस साइड लगाऊंगा। जब धूप नहीं पड़ेगी तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। अभी क्या है, जल जा रहा है, इतना तेज धूप है तो ये खराब हो गया है। ठीक है, तो मुझे और कहीं से लेके आना पड़ेगा थोड़ा सा। ये ऐसे ही होता है, मतलब इसका कोई वो नहीं है, बीज बीज नहीं होता है। इसको लेके आओ, डाल दो, बहुत तेजी से होता है, बहुत बढ़िया होता है। परंतु अभी क्या है ना कि होली के चक्कर में लेबर सब छुट्टी पे चले गए, तो इसलिए सब गड़बड़ा गया मैटर। नहीं तो ये जो सब बनाया हूँ ना, ये सब मैं ना, अब जिसमें बोला था ना, कोई टंकी बनाने का खर्चा और ये सब कर, ये 3 टंकी मैंने बनाई। अब इसमें आप अनुमान खुद ही लगा सकते हैं कितना खर्चा हुआ होगा। मैंने क्या किया कि यहाँ पर ना इसको प्लेन करवा दिया नीचे का, और वो जो उधर मिट्टी पड़ी है, मिट्टी ला करके इसे किनारे किनारे मेड़ बना दी, और इसमें पॉलीथीन डाल दिया। इसमें पॉलीथीन डाल दिया। ये एक दिन में मेरा पूरा ये बन गया। 300 रुपये एक लेबर का कीमत उसकी लगा लीजिए। 3200 रुपये का ये पॉलीथीन आया, तो 3500 रुपये हो गया। मेरे आने जाने का भी पेट्रोल खर्चा भी मैंने लगा दिया कि मतलब पॉलीथीन लेके आना, ये किया वो किया, तो 3500-3600 रुपया। इससे ज़्यादा टैंक बनाने में कोई खर्चा नहीं। बस इतने बड़े एरिया में, ये 30 बाई 35 का है, इतने बड़े एरिया में मैं क्या करता हूँ, 6 गमेला गोबर डालता हूँ। बड़ा बड़ा छोटा छोटा रहेगा तो 7-8 गमेला करता हूँ। बड़ा बड़ा जो लड़का लेके आता है, बड़े गमेले 6 गमेला गोबर और 6 गमेला मिट्टी डाल करके सुपर फास्फेट डाला और अजोला डाल दिया। बस 10 दिन में आप देखिए पूरा तैयार। और रोज इसी में ही मैं मतलब इसमें निकलता था करीबन 30-32 किलो मैं एक ही टैंक से निकालता हूँ डेली। सुबह निकाल दूंगा, शाम तक मैं फिर से अगले सुबह तक मैं फिर से 30-32 किलो रेडी। बताइए। तो ये एक बहुत ही फायदेमंद चीज है। और इसको मुर्गी को खिला लो। हाँ, यहाँ ये अरे गाय को खिला लो, बकरी को खिला लो। मुर्गी बकरियां तो ज्यादा खाती हैं, और ये जानवरों में तो खिलाने की आदत पड़नी होती है। जो गोट फार्मिंग करते हैं और जो ये पोल्ट्री वाले हैं, इसमें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन, वैसे जितने भी आप ग्रीन फोडर हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन अजोला में होता है, फिर बरसीम में होता है, और फिर सुपर नेपियर में होता है। और मैं इन्हीं तीनों पर ही ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अभी जैसे बरसीम तो खत्म, इसको सिर्फ तिरपाल से ढकेंगे। बस एक्चुअल में ये रस्सी के भरोसे ढकेंगे, ये रस्सी लगा हुआ है। हाँ, वो उधर भी रस्सी है, इधर भी रस्सी है। और बीच बीच में क्या करेंगे ना कि नीचे बांस का कपड़ा बांध करके, ताकि पॉलिथीन ना फटे, और ऐसे सपोर्ट भी डाल देंगे ताकि वो झुके नहीं। क्या इसको एक काम और करना पड़ता है, रोज जो है ना, जिसे निकालते हैं ना, फिर ऐसे पानी से ना, ऐसे मिट्टी से चीटी वो पैर से ना इसको रोज हिलाना पड़ता है, पूरा सैक करना पड़ता है। तो ये क्या है, इस पे ध्यान करना पड़े, मतलब रोज ये करना चाहिए। जिसे आप निकाल लो, पूरा उसको ऐसे पूरा पानी को मत आ दो। हाँ, तो वो उससे क्या है ना कि वो ये में एक जब आप देखेंगे, अभी तो है नहीं, इसमें क्या गुच्छे टाइप के बन जाते हैं। तो गुच्छा नहीं बनना चाहिए, गुच्छा खुल जाना चाहिए। जितना खुले रहेगा ना, वो उतना ही ग्रोथ करेगा। तो मतलब जो लोग, मेरे पास कौन सा फोन है, एक वाला आपको दिखाऊंगा, जो लोग देखने आते हैं, वो जब एक्चुअल में हो रहा था, इतना हो रहा था, मैं पता नहीं एक टैंक बंद कर दिया मैंने कि अब इतना मतलब 100 किलो तो नहीं डाल सकता, 60-70 किलो डालता था पर जानवर में, 2 किलो। तो फिर मैंने बछड़ों छोड़ो सबको खिलाओ, सब जितना है सबको खाओ, सब प्रोटीन ही तो है, तो सबको खिलाता था। तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है इसमें, मतलब कमी नहीं। मिट्टी का बनाया है, सिर्फ मिट्टी का बनाया है, इसमें कुछ नहीं, ये टेम्परेरी है। आप जब चाहे तब इसको हटा सकते हो। और ये पॉलीथीन है, ये खराब होने को लेती नहीं है। 2 साल मतलब 1.5 साल से हो रहा है, चल रहा है। ठीक है सर। पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, फिर तो अच्छा ये अजोला है। और तो चलिए सर, फोगर चला के दिखाते हैं। देखिए, डेयरी में हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मतलब बताया ना कि डायरेक्ट आपको पैसा से फायदा नहीं देगा। अब ये क्या करता हूँ, अभी क्या है, अब देखिए, अभी काम किया ना, इस जो लड़का है इसको ज्यादा समझते नहीं था। इसका पानी भी बहुत खाद है,
तो मैं भी क्या करूंगा, इसे किनारे 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 बनाऊंगा और पानी इसमें डाल दूंगा। इसको हर महीने पानी बदलना चाहिए इसका, हाँ, तो इसका पानी इसमें इसी में आ जाएगा और खाद का ही काम होगा। ये है, इसको ऐसे फेंक, मतलब गिर गया था यहाँ पर एक वो रूट, वो देखिए वहां लग गया। मतलब जहाँ गिर जाए वहीं लगे। हाँ, बेशरम जैसी है, परंतु क्या है, थोड़ा सा यदि आप अच्छे से काम करेंगे तो मतलब बहुत बढ़िया होगा। ये आप मादा वगैरह में लगाएंगे ना तो इसका ग्रोथ जबरदस्त है। एक एक कट में ही, मतलब देखिए आप, ये हर जानवर है ना, इनको आप चाहे जितना दे दो, 10 किलो से लेकर के 50 किलो तक खा जाएंगे। खाने में उनका कोई ब्रेक नहीं है। परंतु यदि आप ग्रीन फूडर उनको पर डे कम से कम 8 से 10 किलो भी दे रहे हैं ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मतलब इतने में वो चल जाएगा। परंतु जैसे आप मेरा एक, जहाँ से मैं कट करता हूँ, एक कट करता हूँ तो एक पेड़ से ही मेरे को लगभग 12 से 13 किलो मिल जाता है। तो मतलब अच्छा नेपियर का जो काम है ना, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। हालांकि बहुत मेहनत लगी, परंतु एक बार हो जाने के बाद काम बहुत बढ़िया हुआ। सर मुझे ये बताइए, इतनी बड़ी जो डेयरी है, इसके लिए आपने कोई लोन वगैरह भी लिया है, क्या किया है? हाँ, लोन लिया है। एक्चुअल में क्या था कि ये तो डेयरी फार्मिंग है ना, ये नाबार्ड से नाबार्ड इसको वो करता है, फाइनेंस करता है और बैंक के थ्रू करता है। एक्चुअल में नाबार्ड उसको सब्सिडी रहते देता है। तो मैंने जब इसको बनाया तो मैंने कुछ तो अपने से लगा लिया था डेयरी बनाने के लिए, लेकिन आधा बनने के बाद मेरे पास पैसे खत्म हो गए। अब क्या करें, तो मैं फिर पता लगाया, इंटरनेट में भी देखा, तो नाबार्ड इसको सब्सिडाइज प्रोजेक्ट के रूप में देता है। तो फिर मैं बैंक से कंसल्ट किया। बैंक ने बोला कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाओ, और बैंक ने फिर मुझे इसके लिए 18 लाख रुपए का लोन दिया। 18 लाख रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट का। फिर उसमें एक चीज़ ये रहती है कि महीने भर के अंदर में बैंक जो है, नाबार्ड का कोई पोर्टल होगा जो बैंक ही इसको करता है, तो वहाँ पे अपलोड करता है। जब लास्ट वाला, ये एक्चुअल में लोन मुझे 2 से उसमें मिलता है। पहली बार 50%, दूसरी बार 50%। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 महीने में दूसरी बार देता है। मान लीजिए कि एक बार आपने जानवर लेके आ गए, एक ही बार में पूरा दे दिया, तो फिर 6 महीने बाद तो खत्म हो जाएगा, तो बैंक की किस्त कहाँ से जाएगी। इसलिए बैंक ने इसको क्या किया, 2 बार पार्ट में भाजा। पहला आधा देता है, दूसरी बार आधा देता है। तो कुछ भैंस पहली बार में लागेंगे 6 महीने के बाद, जैसे ही आपको 6 महीने के बाद आपको आता है, उसके 1 महीने के अंदर में बैंक पोर्टल में वो अपलोड करते हैं और उसी समय आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका कितना सब्सिडी मिला। तो मुझे इसमें 5 लाख रुपए का सब्सिडी मिला। ये डेयरी जो है 5 लाख सब्सिडी आपको मिला है? 5 लाख का, मतलब 18 लाख मिला था, उसमें 5 घटाते तो 13 लाख। 13 लाख रुपया आपने 13 लाख का मुझे पे करना पड़ेगा। वो भी किस्त में करना? हाँ, वो भी किस्त में करना पड़ता है। बैंक का किस्त बहुत कम रहता है। अब मेरा साल भर का है 1,10,000 के आसपास का है। मतलब सॉरी, 6 महीने में 1,10,000। 6 महीने में 1,10,000 हाँ, आप किस्त करते हैं। ठीक है। तो अभी सर अगर एक हिसाब देखें तो 18 लाख का कितने साल में पेड होगा पूरा? वो एक्चुअल में 5 साल के लिए दिया है, और उसके पहले 3 साल के बाद मैं 1 गो में कर सकता हूँ। 3 साल के पहले हम इसको नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि ये नाबार्ड का बैंक, यूको बैंक है मेरा। तो डायरेक्ट हमको नाबार्ड से कांटेक्ट नहीं करना है। नाबार्ड आपको इंटरटेन नहीं करेगा। पहले आपको बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक उसको अप्रूव करता है, बैंक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा। नाबार्ड और बैंक का अपना इंटरनल कम्युनिकेशन है, हमको उससे लेने देना नहीं है। आपको बस कम्युनिकेशन आएगा कि आपका बैंक के ही थ्रू आपको कम्युनिकेशन आएगा कि आपका इतना सब्सिडी मिल गया है। वो एक ये चीज़ है, आपको नाबार्ड से कांटेक्ट नहीं करना है। हाँ, लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाना है, मेरे पास यहाँ तो नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने बनाया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाना है वो नाबार्ड को लेकर के बनाना है। वो आजकल तो सब जगह सीए वगैरह हैं, वो सब बना देते हैं। ये सब काम बहुत करते हैं लोग। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और सबमिट करिए, बैंक में लोन लीजिए, सब्सिडी लीजिए। एक चीज और पूछ रहा था, इस सब्सिडी में कोई जैसे कैटेगरी वाइज भी सब्सिडी कम ज्यादा है क्या? हाँ। ये जनरल्स के लिए थोड़ा सा 25% है, और अदर कास्ट के लिए जो कैटेगराइज्ड है उसमें कि एसटी के लिए शायद 33% है, SC ST के लिए 33% है। तो 25% भी बहुत है। ये अभी चल रही है सर नाबार्ड? हाँ, नाबार्ड की योजना चल रही है। लेकिन अभी कई बार ऐसे लोग मेरे को बोलते हैं अभी तो बंद हो गए हैं, ये हो गए। कुछ नहीं है, वो गवर्नमेंट कभी बंद नहीं करती है। हाँ, ये है कि उनका बीच बीच में नए नए सर्कुलर आते रहते हैं फाइनेंशियल ईयर में, मतलब मार्च 1 अप्रैल के बाद से आता है। तो उसमें मान लीजिए कुछ चेंजेस होते हैं, अप एंड डाउन होता है। अप एंड नहीं, डाउन तो नहीं होता है, अप ही होता है। आज की गवर्नमेंट कुछ डाउन नहीं करती है, अप ही होता है। तो अप में होता है तो कितना होता है, मान लीजिए कुछ पहले 4 डॉक्यूमेंट मांगते थे, अब या तो 3 कर दिए या तो 5 कर दिए।
उसके हिसाब से ही है, तो और कुछ नहीं है। सब ये प्रोजेक्ट चलता रहता है 12 महीने, इसका कुछ नहीं कि अभी खत्म हो गया है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो कभी कभी कोई बैंक वाले मना कर देते हैं कि वो अभी नाबार्ड का नहीं है, अभी नहीं आया, बाद में आना करके। पर मुझे तो मतलब मैं तो यूको बैंक को थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मेरे को एक ही बार में, एक ही विजिट में वो मेरा मतलब उन्होंने ओके किया। जब मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आया तो उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ करेक्शन मांगे मेरे से, और जो मैंने उनको दे दिया तो सेंक्शन किया, और मेरी 2 किस्त पेड हो चुकी हैं। इसमें जमीन होना, हाँ, अपना जमीन होना या लीज पे होना, ये हो है अपना। लीज पे भी हो सकता है। हाँ, लीज पे भी हो सकता है। उसमें शायद कुछ 15-16 साल का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, और लीज पे भी हो सकता है। पर यदि अपना है तो वेल एंड गुड, आसानी से होता है। हाँ, वो एक्चुअल में क्या है, वो वैल्यूएशन करने आते हैं तो मान लीजिए कि आपका जितना वैल्यू है, जो आपका लोन अमाउंट है और आपका जमीन का वैल्यूएशन उससे ज़्यादा है, तब तो मतलब ओवर द नाइट आपको अप्रूव्ड होना है, उसमें कुछ नहीं है। बाकी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देख के वो जाते हैं। जैसे मेरा लगभग आधा बन चुका था, इसके बाद मैंने जब पैसे कम हो गए तब मैं बैंक को गया, तो सब कुछ बन गया। तो उनको लगा कि हाँ, ये आदमी झूठ नहीं बोला है। आजकल फ्रॉड बहुत करते हैं ना, तो बैंक वाले भी थोड़ा डर डर के काम करते हैं, नहीं तो बैंक तो बहुत सपोर्ट करता है। और लोग क्या है कि इसका सब्सिडी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 15 लाख रुपए लिए, 20 लाख रुपए लिए, 25% सब्सिडी, 5 लाख रुपए उनको फ्री मिल गया, तो कहीं दूसरी जगह प्रोजेक्ट लगा लिए। तो बैंक ये चाहता है कि मैं डेयरी के लिए दे रहा हूँ तो ये पैसा डेयरी में ही लगे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आती है। क्या फ्रॉड के चक्कर में लोग करने लगे, लेकिन बैंक आपको बराबर सपोर्ट करता है। तो चलिए, ये बात हुई लोन वाले सेक्शन पर। अब हम बात करते हैं फोक सिस्टम की। तो चलिए ये फोगर चला के देखते हैं। मैं आपको 2 चीज और बोलता हूँ। हाँ हाँ सर। फोगर में, उसे डेयरी में जितनी कम से कम चीजें हों और जितना अधिक से अधिक उनका इस्तेमाल हो, वही बढ़िया है। उधर देखिए एक मोटर लगा हुआ है, टुल्लू। इस मोटर का मैं डेयरी में धोने के लिए भी काम करता हूँ और फोगर का भी काम करता हूँ। डेयरी धोने के लिए मेरे को जो काम करना है वो हार्डली 1-1.5 घंटे का काम रहता है। उस समय सब जब भैंसे जाएंगी तब काम करते हैं। और फोगर काम मेरे को दोपहर के समय पे है, जिसे मैं डेयरी धोना नहीं है। तो एक ही मोटर में मैंने 2 काम किया है। ये फिल्टर, बाकी सब अरेंजमेंट है, वो सब फोगर लगे हुए हैं। ये सब मैंने अपने से खुद ही किया है। अच्छा हाँ, मैंने उसको अमेजन से मंगा लिया था। अच्छा, सारी चीज को अमेजोन से मंगा के खुद ही किया है। खुद ही किया। और ये कंट्रोलर है। कंट्रोलर में यहाँ पर जो टाइमिंग दी हुई है ना, कितना सेकंड चलेगा, कितना सेकंड बंद रहेगा, इसमें दिया हुआ है। ऑटो कट है। हाँ, ऑटो कट है। हाँ ठीक है, हाँ मैंने चालू कर दिया है। हाँ। एक कंट्रोलर चालू है। अच्छा, ये चालू हो गया। हाँ, चालू हो गया। अब अब उधर इधर आएगा। ये चालू हो गया फॉग। फोगर चालू हो गया। हाँ, तो इससे क्या फायदा होता है सर भैंसों को? इससे क्या है कि मतलब दोपहर के समय पे जो गर्मी रहती है ना, ये देखिए बंद हो गया ना, अभी ऑटो कट हो गया। ये गर्मी जो रहती है ना, वो गर्म नहीं रहेगा, पूरा ठंडा। मतलब अभी तो बहुत कम मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। जब पूरा मई जून में भयंकर गर्मी पड़ती है, इससे इतना बढ़िया मतलब अंदर का क्लाइमेट रहता है कि इवन जो हमारे यहाँ काम करने वाले भी ऐसे किनारे किनारे बैठे रहते हैं दोपहर में। और जो दूध लेने वाले हैं तो वो भी ऐसे बैठे रहते हैं। बहुत बढ़िया टेम्परेचर रहता है, मतलब कम टेम्परेचर रहता है, जो कि पूरी तरह से इनके लिए सुटेबल है। उसमें जो टाइमर लगा है वो अपने टाइमर में फिर से चालू। तो अभी ये कितने टाइम बाद फिर से चालू होगा? मैंने एक मतलब 30 और 120 में सेट किया है। मतलब 30 सेकंड बंद रहेगा, 30 सेकंड चालू रहेगा और 120 सेकंड बंद रहेगा। इस तरीके से? इस तरीके नहीं, क्या होगा ना, बहुत गीला गीला हो जाएगा पूरा। पूरा पूरा गीला हो जाएगा। अभी तो खैर गंदा ही है, पूरा गीला हो जाएगा। इसलिए मतलब 30 सेकंड चलने से धीरे बहुत देर तक चलता रहेगा ना, इनके ऊपर ना पानी जम जाता है। और पंखा चलता है तो उनको बहुत ठंडा महसूस होता है। सब आप उस समय देखिए, सब आराम से बैठे बिल्कुल जुगाली करती रहती है। अच्छा, हाँ, बहुत रिलैक्स फील होता है, तभी वो सब करते हैं, तभी वो फिर से चलेगा ना, आराम आएगा उनको। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, इसको कितना टाइम तक फार्म में रखते हैं, फिर सुबह कितने बजे ले जाते हैं घुमाने फिरने? अभी वो जो छतरी वाला है ना आदमी, वो उसको ले जाने के लिए आ गया है। बस अभी उसको ढीलेंगे ही। ठीक है, वो जो खड़ा है वो तो ढीलेंगे। 8:30, हाँ 9 बजे 9 बजे आते हैं, 1:30 पौने 2 बजे आ जाते हैं। अच्छा, फिर 2 बजे आते हैं तो यहीं से रहेंगे? हाँ, फिर यही। अच्छा, अब फिर चालू हो गया? हाँ, ये फिर चालू हो गया। अच्छा, और इसके साथ में पंखा चले तो क्या बात है? हाँ, वो देखिए पूरा, वो उधर से लेकर पूरा उधर तक पूरा सिस्टम सब में लगा है। ये मैंने वो नीली वाली रस्सी लगा दी और उसमें टेप करके बांध दिया। हाँ हाँ। अब इसको लगाने के लिए वो जो फॉगर वाला था वो बोला 8,000 रुपये लूंगा। हमने कहा रहने दे भाई, मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, आपने खुद किया? मैंने खुद किया इसका। तो दोस्तों, ये था भैंस पालन के बारे में वीडियो।
और वीडियो तकरीबन 1 घंटे के आसपास जा रहा है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। और अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा तो गाए भी आए, आगे चल के हम उन तमाम चीज़ों को और कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आपके सवाल हो वो कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।